सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कोई किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं है? एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा अच्छा सर, आज आपने पहली वाली लाइन नहीं बोली है। ओके ओके, अच्छा बुरा लग गया। ओके चलो मैं फिर से बोल देता हूँ शुरू से लाइन। कमेंट आ रहा है कि सर आज आपने पहली वाली लाइन नहीं बोली जो आप हमेशा बोलते हो। चलो मैं फिर से बोल देता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन अकेडमी। मेरा नाम है रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। ठीक है, आप खुश हो गए सब लोग? बोल दी मैंने वही वाला, मतलब जो इंट्रो जिस तरीके करता हूँ। आप खुश हो गए ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले क्लास 7 के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर का नाम है आपका क्या? इस चैप्टर का नाम है आपका क्षेत्रीय शक्तियों का निर्माण, द फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल कल्चर्स। यानी रीजनल कल्चर्स की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, रीजनल कल्चर की हम लोग यहाँ पे इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक, किस तरीके से आपके जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं वो किस तरीके से यहाँ पर निर्मित करी हुई, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। सर रात वाली क्लास के चक्कर में सुबह 9:30 बजे क्लास? अरे यार तुम लोग ऐसी बातें करते हो। मतलब मैं 6 बजे जग गया था, तो मैंने 11 बजे क्लास ओवर करी थी और सोते सोते 1:30 बज गया था मुझे, और मैं 6 बजे जग गया था आज। मुझे पता था वैसे मैं, मतलब क्लास तो मेरी 8 बजे होने वाली थी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी 8 बजे ली थी। इस हफ्ते भी मैं सोचा था 8 बजे ही ले लूं, क्योंकि फिर आप लोग भी फ्री हो जाते, 2 घंटे की क्लास कर लेते आराम से, 10 बजे फ्री हो जाते। पर मुझे पता था कि आप लोग हैं ड्रामेबाज, आप लोग करेंगे ड्रामे। क्यों? क्योंकि सर रात में क्लास हुई थी हमारी 2 बजे तक, हम सुबह जग नहीं पाए इसलिए क्लास नहीं लिया। तो मैं समझ गया भाई ऐसे बहाने आएंगे, इसलिए क्लास करो 10 बजे। तुम लोग कितना भी सोगे, 2 बजे सोगे तो 8 घंटे की नींद पूरी होती है, 10 बजे तो जगी जाओगे। सर आज भी नहीं, आज नहीं होगी। वैसे आज भी होनी चाहिए पर आज नहीं होगी। सर सिलेबस कब खत्म होगा? अरे डेली डेली यही बात बताऊं कि 15 अगस्त लास्ट डेट, भाई नोट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो। 15 अगस्त लास्ट डेट है आपका, 15 अगस्त को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दो दिन आगे पीछे चलता है, अब ये मत बोलना है सर आपने 15 अगस्त बोला था, 15 अगस्त एक दो दिन 16 को हो जाएगा, 17 को हो जाएगा। पर आपका 15 अगस्त को सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिविक्स आपका कंप्लीट है। अब बचा आपका क्या? हिस्ट्री वाला बचा है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपका हो जाएगा। अच्छा अमित सर की थी सुबह 8 बजे, हाँ होगी, पता नहीं मुझे, देखा नहीं मैंने। चलो तो अब हम लोग यहाँ पे क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आपको कोई सवाल नहीं है ना किसी का? स्टार्ट करें क्लास को। तो यहाँ पर क्षेत्रीय शक्तियों के संदर्भ में सबसे पहले यहाँ पर बात जो की गई है वो बात की गई आपके चेर वंश और एक लैंग्वेज है मलयालम। ठीक है, तो आखिरकार चेर वंश और मलयालम का विकास कैसे हुआ इसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है। चेर वंश एवं मलयालम का विकास। मलयालम एक लैंग्वेज है और चेर एक वंश का नाम है। मलयालम का विकास। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ चेरा डायनेस्टी एंड मलयालम। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एनसीईआरटी में सबसे पहले जो शुरुआत की जाती है वो ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है ये यहीं से होती है, चेर वंश और मलयालम के विकास से शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहां पर एक एरिया है और उस एरिया का नाम है आपका महोदयपुरम। क्या नाम है एरिया का? महोदयपुरम। तो जो यहां पर जो कहानी बताई जाती है वो महोदयपुरम की बताई जाती है। महोदयपुरम, महोदयपुरम। ठीक, और क्या बताया जाता है महोदयपुरम के बारे में? महोदयपुरम के बारे में ये बताई जाती है कहानी लगभग आपकी 19th सेंचुरी के आसपास की, माफ कीजिए 9th सेंचुरी के आसपास की, 9वीं शताब्दी के आसपास की ये कहानी है। और 9वीं शताब्दी के अंदर आप देखोगे, इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आप वहां पर देखोगे कि चेर वंश का बहुत ज्यादा विकास हो रहा था। ठीक है, और ये जो विकास हो रहा था ये भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम वाले भाग पर विकास हो रहा था। अर्थात जो चेरवंश शासन कर रहा था, ये चेरवंश भारत के इस वाले भाग में यहाँ पर शासन कर रहा था। और वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में आपका जो महोदयपुरम है ये आपका केरल के अंदर पड़ता है। वर्तमान में आपका ये केरल के अंदर पड़ता है। ठीक है, और आज जो केरल है, पहले यहाँ पर महोदयपुरम नाम का एक छोटा सा एरिया हुआ करता था और इस एरिया के अंदर आपका चेरवंश शासन कर रहा था। पहले तुम लोग बात ही कर लो, पहले तुम लोग सवाल ही पूछ लो, है ना, पढ़ाऊंगा बाद में।
मतलब पहले पढ़ लो, उसके बाद सवाल कर लेना, प्रॉपर आपको टाइम मिलता है। और आप लोग स्पैम करते हैं, मतलब एक सवाल को 4 बार, आप 4 बार कर लो या 10 बार कर लो, अगर मुझे कमेंट नहीं लेना होगा तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। उससे नुकसान ये होता है कि जब आप बाद में क्लास देखते हैं तो फिर वो कमेंट रहते हैं, तो इसलिए कमेंट सबसे लास्ट में लेंगे या 15-20 मिनट बाद लेंगे, ठीक है। तो कोई भी कमेंट मत करो। ये जो आपके सवाल है, स्कोर कम हो रहा है, इसके बारे में कम से कम 10 बार बता चुका हूं, ठीक है। तो पहले ध्यान से क्लास कर लो, उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका सवाल है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो महोदयपुरम में वर्तमान केरल पे है और 9वीं शताब्दी पे यहाँ पे चेर वंश का विकास हुआ, ठीक है। और यहाँ के जो लोग थे, महोदयपुरम नाम के जो एरिया है, यहाँ के जो लोग थे वो मलयालम भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। मलयालम भाषा और मलयालम लिपि का प्रयोग करते थे। अब ये जानकारी हमें कैसे पता चली कि महोदयपुरम के लोग मलयालम का उपयोग करते थे? ये जानकारी हमें कैसे पता चली कि ये लोग मलयालम का उपयोग करते थे, कि ये लोग मलयालम मलयालम ये लोग मलयालम लिपि और मलयालम भाषा का उपयोग करते थे? तो ये जानकारी हमें मिली अभिलेखों से, अर्थात इंस्क्रिप्शन से। क्योंकि देखो, किसी भी जानकारी का स्रोत जो होता है वो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों से हमें पता चलता है। तो ऐसे ही हमें इंस्क्रिप्शन से पता चला, कि ये लोग आपके मलयालम का उपयोग करते थे, ठीक है। और सबसे पहले अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जाए तो सबसे पहले जो हमें क्षेत्रीय भाषा के साक्ष्य मिलते हैं, वो सबसे पहले हमें क्षेत्रीय भाषा के साक्ष्य ही महोदयपुरम से मिलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज के एविडेंसेस कहां से मिले, तो आप क्या बताओगे कि भारत के अंदर सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज के एविडेंसेस हमें महोदयपुरम से मिलते हैं, जहां पर आपके मलयालम का उपयोग किया जाता था, ठीक है। और पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मलयालम का उपयोग किया जाता था, यहाँ के जो शासक वर्ग था उसने संस्कृत को भी अपनाया। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह कि यहाँ पर मलयालम का भी उपयोग किया जाता था और साथ ही साथ संस्कृत का भी उपयोग किया जाता था। जैसा आप सभी को पता होगा कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषाओं में एक मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुरानी परंपराएं हैं उसके अंदर चेर शासकों ने संस्कृत को भी अपनाया, अर्थात वो लोग संस्कृत का भी उपयोग करते थे, ठीक है। साथियों, ये वो काल चल रहा है जब हम यहां पर बात कर रहे हैं 9वीं शताब्दी के बारे में। तो 9वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जब मंदिरों में नाट्य परंपरा स्टार्ट होगी। अर्थात नाट्य परंपरा का मतलब क्या है? नाट्य परंपरा का मतलब क्या है? नाट्य परंपरा, जब मंदिरों पर नाट्य परंपरा स्टार्ट होगी। अब सवाल उठता है कि सर ये नाट्य परंपरा का मतलब क्या है? नाट्य परंपरा का मतलब होता है, टेम्पल थिएटर बोलते हैं वैसे इसे इंग्लिश में, टेम्पल थिएटर, ठीक। टेम्पल थिएटर की परंपरा यहां पर स्टार्ट होगी। इसके माध्यम से मंदिरों के जो प्रांगण होते हैं, जिसे मंडप कहा जाता है खासतौर पर, तो मंडप पे जो लड़कियां हैं वो अपनी भाव भंगिमा, अपने नृत्य को दिखाती है और एक तरीके से जब भी कभी कोई फंक्शन होता है तो वहां पर वो डांस वगैरह प्रोग्राम करती है। तो ये जो परंपरा हमें देखने को मिलती है, जो नाट्य परंपरा हमें देखने को मिलती है, नाट्य परंपरा हमें 9वीं शताब्दी पे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब साथियों, इस नाट्य परंपरा के अंदर जो कथाएं ली जाती थी, या मोस्टली मतलब कथाओं पर ही ये डांस किए जाते थे, क्योंकि शुरुआती दौर पर गीतों पर डांस नहीं किए जाते थे। जो लोक कथाएं होती थी, लोक कथा चल रही है और जो देवदासी हैं वो देवदासियां डांस कर रही हैं, तो शुरुआती तौर पे ऐसा कोई म्यूजिक वाला सिस्टम नहीं चलता था। और म्यूजिक वाला सिस्टम चलता था तो वो एक बहुत ही अलग तरह का म्यूजिक होता था। जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि कुचिपुड़म, कितने लोगों ने देखा है कुचिपुड़म का डांस? देखा है कुचिपुड़म आप लोगों ने? आपने देखा होगा कि उसका म्यूजिक ही आपको समझ नहीं आएगा। कथक कितने लोगों ने देखा है? कथक में आप देखोगे कि आपको म्यूजिक ही समझ नहीं आएगा। ऐसे ही यहां पर क्या था, 9वीं शताब्दी में जब मंदिर के अंदर नाट्य परंपरा की शुरुआत होगी, तो इस पर जो कथाएं ली जाती थी ना नाट्य परंपरा के लिए, इस पर जो कथाएं ली जाती थी, ये कथाएं महाकाव्य से ली जाती थी। कहां से ली जाती थी? महाकाव्य से कथाएं ली जाती थी, ठीक है। क्योंकि तमिल साहित्य उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, धीरे धीरे तमिल साहित्य का विकास होने लगा। तो यहां पर जो कथाएं ली जाती थी वो कहां से ली जाती थी? महाकाव्य से यहां पर कथाएं ली जाती थी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि यहां पे सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज है? मलयालम का विकास हुआ। और अगर मलयालम भाषा का विकास हुआ तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि मलयालम पे साहित्य भी लिखे जाएंगे, पुस्तकें भी लिखी जाएंगी। अर्थात सबसे पहले साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले साहित्यिक रचनाएं कौन सी लैंग्वेज पे आपको देखने को मिलेंगी? सबसे पहले साहित्यिक रचनाएं, अर्थात सबसे पहले साहित्य किस पर लिखा गया? लिटरेचर वर्क्स, अर्थात सबसे पहले जो साहित्यिक किताबें हैं वो कब किस पर लिखी गई? वो आपकी सबसे पहले मलयालम पर लिखी गई, ठीक है। और ये कब लिखी गई? 9वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई क्या? नहीं, 9वीं शताब्दी में तो मलयालम भाषा का विकास होता है, पर जो साहित्य लिखा जाता है उस पर टाइम लगेगा। पहले लैंग्वेज डेवलप होगी, लैंग्वेज डेवलप होने के बाद जब लैंग्वेज वो पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी तो कुछ विद्वान लोग आएंगे, उस पर साहित्य की रचना करेंगे, उस पर बुक्स लिखेंगे। तो जब ये 9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज का विकास हुआ तो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास
12th सेंचुरी के आसपास, 12वीं शताब्दी के आसपास मलयालम भाषा पे आपकी पुस्तकें लिखी जाने लगी। और ये जो मलयालम भाषा पे पुस्तकें लिखी जाती थी, ये आपकी संस्कृत से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? संस्कृत से प्रभावित थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत, इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत। क्लियर होगी बातें? तो यहां पर ये जो आपका साहित्य की रचना की गई, ये आपकी 12वीं शताब्दी के आसपास की गई और ये आपकी संस्कृत से प्रभावित थी। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे फिर और बाकी चीजें लिखी गई, व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए। जैसे आपने नाम सुना होगा लीला तिलकम के बारे में। कितने लोगों ने सुना है लीला तिलकम? एक लीला तिलकम पुस्तक है, लीला तिलकम, लीला तिलकम। अब ये लीला तिलकम जो पुस्तक है, ये आपकी 14th सेंचुरी के आसपास लिखी जाती है। ठीक है। तो लीला तिलकम नाम की जो पुस्तक है, ये आपकी 14वीं शताब्दी के आसपास लिखी जाती है। ठीक है। और ये काव्य शास्त्र है। ऑब्वियसली बात है कि ये जो व्याकरण की पुस्तक है, ये आपकी काव्य शास्त्र के फॉर्म पे है, अर्थात ये काव्य फॉर्म पे है, पद्य के फॉर्म पे है, ना कि प्रोज के फॉर्म पे है। क्लियर होगी बातें? ठीक। और ये जो ग्रंथ लिखा गया, ये ग्रंथ आपका मणि प्रवालम, एक शैली हुआ करती है मणि प्रवालम, तो ये जो ग्रंथ है, ये आपका मणि प्रवालम शैली पर लिखा गया। ठीक है। तो इस पुस्तक को लिखने पे मणि प्रवालम शैली का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो इसको लिखने पे मणि प्रवालम शैली का प्रयोग किया गया। और मणि प्रवालम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हीरे और मूंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है? जो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा दोनों को संदर्भित करती है। ठीक है। अर्थात इसका मतलब यह है कि मणि मतलब हीरा हो गया, मणि मतलब क्या हो गया? हीरा। ठीक है। और प्रवालम मतलब हो गया मूंगा। अर्थात ये जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक के अंदर जो मणि प्रवालम शैली पर लिखी गई है, इस पुस्तक पे आपकी संस्कृत का भी उपयोग किया गया और साथ ही साथ जो मलयालम भाषा है उसका भी उपयोग किया गया। इसीलिए बोला गया है इस शैली को मणि प्रवालम कहा गया है। ठीक है। दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर, दोनों शैलियों का यहाँ पे प्रयोग किया गया, मतलब संस्कृत का भी प्रयोग किया गया और आपकी मलयालम का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसलिए इसको दर्जा दे दिया गया हीरा और मूंगे का। क्लियर होगी बातें सभी लोगों को? बताओ। इसीलिए कहता हूं क्लास में जब भी आया करो, क्लास में थोड़ा सा पढ़कर आया करो। हाँ। ठीक। तो ये आपकी दोनों भाषाओं में मिश्रित है, आपकी संस्कृत में भी और मलयालम पे भी। ठीक है। दोनों भाषाओं में आपकी यहां पर लिखी गई है। हाँ, यहां तक सभी क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें, सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, एक एक चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है। अब इसके बाद इसी चैप्टर में आगे बताया गया शासक और धार्मिक परंपराओं के बारे में, और खास तौर पर ये जगन्नाथ संप्रदाय की बात की गई है। ठीक है। तो अब इसी चैप्टर को जब हम आगे पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें जानकारी मिलती है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में, यानी कि शासक एवं क्षेत्रीय परंपराओं की जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय परंपरा। ठीक है। साथियों, आज जो आप लोग यहाँ पर जगन्नाथ पुरी या जो जगन्नाथ है, जो फेस्टिवल होता है, उसको जो सेलिब्रेट करते हैं, वो एक तरीके का रीजनल ट्रेडिशन हुआ करता है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर होता है। जैसे ये पर्टिकुलर उड़ीसा पर हो रहा है ना? तो ऐसे ही तमाम सारे आपके और भी धार्मिक त्योहार हैं, धार्मिक परंपराएं हैं जो फॉलो की जाती थी। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जगन्नाथ की बात करेंगे, जगन्नाथ संप्रदाय की बात कर लेते हैं। जगन्नाथ संप्रदाय। क्षेत्रीय मतलब इस पे ऐसे लिखो, सांस्कृतिक लिख लो, सांस्कृतिक परंपरा, वो ज्यादा सही होगा। सांस्कृतिक रीजनल ट्रेडिशंस, जगन्नाथ कम्युनिटी। ठीक है। अब इसके अंदर एनसीईआरटी यहाँ पे क्या बताती है? कल्ट भी बोलते हैं, संप्रदाय को कल्ट भी बोलते हैं, कम्युनिटी भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर एनसीईआरटी क्या बताती है? एनसीईआरटी बताती है कि जिस तरीके से मलयालम भाषा का विकास हुआ, मलयालम भाषा का विकास महोदयपुरम पे हुआ, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ। ठीक है। और जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास है, वो धार्मिक परंपराओं के आसपास हुआ। अर्थात जैसे जगन्नाथपुरी वाला एरिया है, जो आपका उड़ीसा का पुरी मंदिर है, जिसे हम लोग जगन्नाथ मंदिर कहते हैं, उड़ीसा में
जगन्नाथ मंदिर है। अब जो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है ना, तो इसके आसपास जो कल्चर विकसित होगा वो पर्टिकुलर उसी धार्मिक परंपरा से विकसित होगा। ठीक है, आप उदाहरण के तौर पे देखें, अगर आप कभी बनारस गए होंगे तो आप बनारस में देखते होंगे, जहां पर भी आप गए होंगे, मुझे नहीं पता, आप जहां पर भी गए होंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो कल्चर डेवलप होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जैसे कि बनारस आप जाओगे तो शंकर जी का जो कल्चर है उससे रिलेटेड वहां पर आपको उस समाज पे आपको उससे रिलेटेड आपको कल्चर विकसित देखने को मिलेगा। आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ जी का जो कल्चर है, जो धार्मिक परंपरा है, उससे रिलेटेड वहां के जो लोकल लोग हैं वो लोग उसे अपनी जीवन शैली पर ढाल लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो संस्कृतियों का विकास होता है ना, जो संस्कृतियों का विकास होता है, ये किससे प्रेरित होता है? ऐसे लिखो, क्षेत्रीय संस्कृतियां लिख लो, ज्यादा क्लियर होगा। जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होता है, जो रीजनल कल्चर का डेवलपमेंट होता है, ये रीजनल कल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, धार्मिक परंपराओं से होता है। धार्मिक परंपराओं से होता है, बाय द रिलीजियस ट्रेडिशंस। ठीक, अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो धार्मिक संप्रदाय होगा, उस धार्मिक संप्रदाय से वहां पर आपका क्षेत्रीय संस्कृति का विकास होगा। आप कहीं पर भी देख लो, बनारस के अंदर आप देखोगे, आप हरिद्वार के अंदर देखोगे, या जगन्नाथपुरी पर आप देखोगे, या आप रामेश्वरम में देखोगे, तो अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह कि जो भी आपका धार्मिक वातावरण होगा या जो भी आपका धार्मिक परंपरा होगा, उससे आपके क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होता है। क्लियर होगी बात? ठीक, ऐसे ही आपके लैंग्वेज से भी मतलब वहां की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इतिहास की वजह से वहां पर ऐसी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करते हैं, हरियाणा की जो लैंग्वेज है, हरियाणा की लैंग्वेज बहुत टफ है ना? और वहीं पर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की जो लैंग्वेज है बहुत सॉफ्ट है, भोजपुरी बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है। हरियाणा की लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो लगेगा कि लड़ाई कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति अपना बहुत मधुर तरीके से बात कर रहे हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि आप चाहे पानीपत प्रथम देख लो, पानीपत द्वितीय, पानीपत तृतीय, ये सारे जो एरिया हैं ये हरियाणा के आसपास होते हैं। ठीक है, अब सारे के सारे एरिया जो है वो हरियाणा के आसपास हैं, और यहां पर इतिहास में बैटल होती रही है। ठीक, और जब यहां पर बैटल होती रही है तो ऑब्वियस सी बात है, आए दिन कोई मर रहा है, कोई मर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आए दिन यही सब व्यक्ति देखेंगे तो उसकी आवाज कैसी हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। और वो जो ऐतिहासिक चीजें हुई उनका प्रभाव हमें आज भी दिखाई देता है। आप वहीं पर बिहार की बात कर लो, जब आप बिहार के बारे में बात करोगे तो लैंग्वेज वहां की बहुत सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो बिहार है वहां पे मगध था पहले, कभी मगध जो था वो बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य था। जितनी भी मगध के राजाओं ने लड़ाई करी वो मगध में नहीं करी, वो मगध के बाहर जाकर करी। मगध हमेशा, बिहार जो हमेशा है वो प्रॉस्पेरिटी का केंद्र था। क्यों प्रॉस्पेरिटी का केंद्र था? एक तरफ सोन नदी है, एक तरफ आपकी गंगा नदी है, बीच में पटना बसा हुआ है, बिहार बसा हुआ है, जैसे जो पहले मगध वाला एरिया हुआ करता था। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है वो जो एरिया वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस है। अब जो बहुत ज्यादा ये एरिया आपका प्रॉस्परस है तो ऑब्वियस सी बात है सुख समृद्धि रही होगी, संपन्नता रही होगी, दुख देखा नहीं होगा, तो आवाज उनकी सॉफ्ट है। ये फर्क पड़ता है। अर्थात जिस तरीके से लैंग्वेज का फर्क पड़ता है वहां के पर्टिकुलर समाज पर, ऐसे ही धर्म का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम यहां पर जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? विश्व का स्वामी। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है विश्व का स्वामी, विश्व का स्वामी। ठीक है, अर्थात द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है। ये आपका भगवान विष्णु का ही एक नाम है। भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आज भी आप जगन्नाथ जाओगे तो जगन्नाथ भगवान की लोग लकड़ी की प्रतिमा बनाते हैं वहां पर। ठीक है, और इसे हमें क्या संकेत मिलता है? इसे हमें यहां पर यह संकेत मिलता है कि जो जगन्नाथ महाराज है, जो जगन्नाथ देव है, ये जगन्नाथ देव आपके एक पर्टिकुलर एरिया के देवता हैं। अर्थात ये क्या है? एक स्थानीय देवता है। ठीक है, और ये एक स्थानीय देवता है, और ये जो स्थानीय देवता है, स्थानीय देवता, द लोकल लॉर्ड, लोकल लॉर्ड। ठीक है, और इन्होंने, इनको बाद में मान्यता किसकी मिल गई? इनको बाद में, जगन्नाथ भगवान को बाद में मान्यता मिल गई विष्णु की, कि ये आपका विष्णु के रूप है। अब लोकल लॉर्ड का मतलब ये मत समझ लेना कि एक लोकल लॉर्ड है, एक ओरिजिनल लॉर्ड है, मतलब वही है, लोकल मतलब स्थानीय। ठीक है, स्थानीय देवता। क्लियर होगी बात? ठीक है, और इसका विकास कब होता है? जगन्नाथ जो टेम्पल है इसका विकास कब होता है? इसका विकास होता है आपका 12वीं शताब्दी के आसपास। 12th सेंचुरी पे, 12th सेंचुरी पे एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था आपका अनंत वर्मन। ठीक है, और जो अनंत वर्मन है, ये अनंत वर्मन आपका गंग वंश का शासक था। अनंत वर्मन, ये अनंत वर्मन जो है ये आपके गंग वंश का शासक था। कौन से वंश का था? गंग वंश का था।
ठीक, तो ये जो अनंत वर्मन था, ये आपके गंग वंश का शासक था, और इसने निर्णय लिया, जब ये स्थानीय देवता बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो इसने निर्णय लिया कि एक मंदिर बनवाऊंगा, और इसी व्यक्ति ने यहाँ पे 1230 में इनका मंदिर बनवाया। ठीक है, ठीक, और इसने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। ऑब्वियस बात है, जब यहाँ पर मंदिर का विकास हो गया, जब जगन्नाथ में मंदिर का विकास हो गया, तो मंदिर के विकास की वजह से एक तीर्थ केंद्र बन गया, और जब तीर्थ केंद्र बन गया तो मंदिर हमेशा समाज का विकास करता है, और मंदिर हमेशा आर्थिक विकास भी करता है। आप देखेंगे जहां कहीं भी मंदिर होता है, तो मंदिर के आसपास आपका बहुत सारा व्यवसाय डेवलप हो जाता है। कुछ लोग फूल बेचने लगते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती बेचने लगते हैं, कुछ लोग बाकी खाने पीने के सामान बेचने लगते हैं। तो इस तरीके से जो मंदिर का विकास होता है, तो मंदिर के विकास की वजह से उस एरिया की आपकी आर्थिक संपन्नता भी आती है, और साथ ही साथ समाज का विकास भी होता है। समाज का विकास कैसे होता है? जब जहां पर देवता रहेंगे, मतलब एक मंदिर बनवा दिया गया, तो लोगों के अंदर एक डर रहेगा कि यार हम अगर गलत करेंगे तो यहाँ पर वो भगवान जो है वो देख रहे हैं, और इसकी वजह से लोग जो है वो झूठ बोलने से डरते हैं। बात समझ आ गई सभी लोगों को? ठीक है, इसके बाद जब यहां पर ये विकास हो गया, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। जब मुगल शासक भारत के अंदर शासन कर रहे थे, उन्होंने आक्रमण किया। मराठा शासक शासन कर रहे थे, उन्होंने आक्रमण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पर शासन कर रही थी, उन्होंने यहां पे आक्रमण किया। तमाम सारे लोगों ने यहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था कि आखिरकार किस तरीके से हम मंदिर पर कंट्रोल पाए, क्योंकि मंदिर पे बहुत सारा चढ़ावा आता था, है ना। तो ये सारे के सारे जो मुगल वगैरह हैं, ये सारे के सारे मंदिर पर कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। एक बार जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है ना? एक बार जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। और सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको एनालिसिस भी करना है। आप अगर ये सोचो कि जो सर पढ़ा रहे हैं एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाए, लाइन टू लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन मिलेंगे, पर 10 से 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको खुद से दिमाग यूज करना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तब जाकर के लाइन टू लाइन आपको मिलेगा। ठीक, तो मेरा काम यहां पर एनसीईआरटी को समझाना है। सीटेट के एग्जाम में केवल और केवल 6वीं से लेकर 8वीं तक की एनसीईआरटी आती है, और कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर आप बुक पढ़कर पहले नहीं आओगे तो यहां कुछ नहीं समझ आएगा, और पीवाईक्यू तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अगर आप सच में पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो मैं यहां पर चैप्टर पढ़ाता हूं उसके पहले आप लोग खुद से चैप्टर पढ़कर आइए, और फिर मेरी क्लास को समझिए, और फिर आप पीवाईक्यू करिए। ठीक है, चलिए। जो चीजें मैंने बताई यहां पर, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्व का स्वामी, और विष्णु का एक नाम है। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, 12वीं शताब्दी गंग वंश के महत्वपूर्ण शासक अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया था। बाद में 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य इस देवता को समर्पित कर दिया था। एक राजा था जिसका नाम था अनंग भीम तृतीय। ठीक है, इसने इसके पास जो भी संपत्ति थी वो सारा का सारा इनको दे दिया था। ठीक है, और स्वयं को देवता का उप प्रतिनिधि घोषित करे, मतलब जो भी इसके पास प्रॉपर्टी थी, जो भी राज्य वगैरह था, वो सारा इनको दे दिया। और इनको देने के बाद फिर बोला कि मैं इनका प्रतिनिधि, उप प्रतिनिधि खुद को बोलते हैं। ठीक है, मंदिर एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र होते हैं, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी प्रतिष्ठा और अधिकार बढ़ गए। उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने वाले शासकों में मुगल, मराठा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय लोगों के बीच अपनी सत्ता को स्वीकार बनाने के लिए मंदिर पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इन लोगों को लगा कि यदि हम मंदिर को कंट्रोल कर लेंगे तो स्थानीय लोग जो हैं वो भी हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे। ठीक है, एक कमेंट आ रहा है, सर मैं डेली पढ़कर, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली पढ़कर आएंगे एनसीईआरटी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और आपके सारे पीवाईक्यू भी हो जाएंगे। अगर आपका पीवाईक्यू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है, और मैंने अगर वो चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, अगर वो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया इसके बाद आपका पीवाईक्यू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। मैं एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही आपको पढ़कर आना है। 7th क्लास की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो। ये किस, अरे भाई साहब कुछ लोग सवाल करें किस क्लास का है, मतलब आपने क्लास स्टार्टिंग से नहीं देखी। आप एक काम करो, आप दोबारा क्लास देखना विजय कुमार जी। ठीक, 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, और जब क्लास स्टार्ट होती है पहले लिखा रहता है कि मैं कौन सी क्लास की एनसीईआरटी करा रहा हूं, और चैप्टर नंबर भी बता देता हूं मैं। मन नहीं करता है बुक पढ़ने का? अरे भाई साहब, चंदा गुप्ता। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं राजपूत और वीरता की परंपराएं, द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने साउथ इंडिया की बात कर ली, और
अभी तक हमने साउथ इंडिया की बात कर ली, अभी तक हमने यहाँ पर जो जगन्नाथपुरी हैं उनकी बात कर ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं राजपूत और वीरता की परंपराओं के बारे में। राजपूत जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले मैसेज कहां जाता है? राजस्थान। ठीक है, तो जब भी कभी राजपूत की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड पे मैसेज आता है राजस्थान। तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर राजपूतों के बारे में बात करने वाले हैं। राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। राजपूत एवं वीरता की परंपराएं। राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बताया गया? इसके अंदर यहां पर यह बताया गया है, ये कहानी है लगभग 19वीं सेंचुरी के आसपास की, 19वीं शताब्दी की ये कहानी है। 19वीं सेंचुरी के आसपास की कहानी है और यहां पर यह बताया गया है कि आज का जो राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है, और आज के राजस्थान का जो पार्ट है, इस पार्ट को ब्रिटिशों द्वारा राजपूताना कहा गया। क्या कहा गया? राजपूताना। ठीक है, तो राजस्थान का जो अधिकांश पार्ट है, राजस्थान का अधिकांश हिस्सा द मैसिव पार्ट ऑफ राजस्थान, द मैसिव पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान क्या कहा जाता था? इसे राजपूताना कहा जाता था। राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी के आसपास की, और 19वीं सेंचुरी की बात करें अर्थात हम लोग बात करें 1800 से लेकर 1899 के आसपास की बात कर रहे हैं। और 1800 से 1899 के बीच जब आप देखते हैं तो आप बहुत सारी गतिविधियों को देखते हैं। क्या देखते हैं? कि यहां पर अंग्रेजी प्रभुत्व बहुत ज्यादा स्थापित है। भारत के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारी विद्रोह चल रहे हैं। 1857 का रिवॉल्ट चल रहा है। ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं था कि राजपूत सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही कहा जाता था, परंतु राजस्थान का अधिकांश हिस्सा आपका राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, पर राजपूत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और राजस्थान के लोग ही राजपूत होंगे। ठीक, और राजपूत का मतलब है कि जो उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, उत्तर एवं मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत के उत्तर और मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, इनके समूहों का, यहां पर जो समूह निवास करते थे, इनके समूहों को हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते थे? इनके समूह को हम लोग सामूहिक रूप से राजपूत कहा करते थे। ठीक है, राजपूताना मतलब राजस्थान का अधिकांश भाग आपका राजपूताना कहलाता था, और उत्तर और मध्य भारत के जो क्षेत्र थे, द एरिया ऑफ नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया, द एरिया ऑफ नॉर्थ एंड द सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया, इसको क्या कहा जाता था? इसे यहां पर राजपूत कहा जाता था। इनका जो समूह था इसे राजपूत कहा जाता था। क्लियर हो गई बातें सभी लोगों को? ठीक है, ठीक, और ऐसा माना जाता है कि जो राजपूत हैं, ये राजपूत आपके अंग्रेजों से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके अंदर लड़ाई करने की क्षमता है, अर्थात भारत के अंदर जो राजपूत हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं, इसलिए राजपूत यहां पर स्वतंत्र हैं। पर आने वाले वक्त पे राजपूत भी अंग्रेजों की गिरफ्त पे आ गए। ठीक, और ऐसा नहीं कि राजस्थान के अंदर सिर्फ राजपूत ही निवास करते थे, राजस्थान के अंदर अन्य भी तमाम तरह के लोग निवास करते थे जो राजपूत नहीं थे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपने देखा कि जब भी हम राजपूत की बात करते हैं तो अर्थात हम राजपूत का मतलब क्या हो गया? राजस्थान का अधिकांश भाग। ठीक, तो राजस्थान के अंदर जो संस्कृति का विकास होगा, राजस्थान में जो संस्कृति का विकास होगा, संस्कृति का विकास, द कल्चरल डेवलपमेंट इन राजस्थान, द कल्चरल डेवलपमेंट इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जो आपका कल्चरल डेवलपमेंट होगा, वो कल्चरल डेवलपमेंट आपका कैसा होगा? वो आपका राजपूतों से ही रिलेटेड होगा, अर्थात वहां के जो राजपूती राजा हैं उनसे रिलेटेड ही आपका वहां पे कल्चरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ वो कैसा हुआ? राजपूतों से रिलेटेड हुआ, क्योंकि राजपूत राजा वहां पे शासन कर रहे थे और उनका जिस तरीके से परिवेश था उस तरीके से यहां पे आपका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अर्थात पहले मैंने आपको क्या बताया? आपको पहले मैंने ये बताया कि जो
क्षेत्रीय संस्कृति का विकास होता है वो धार्मिक आधारों पर होता है। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे जगन्नाथ टेम्पल। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो क्षेत्रीय संस्कृति का विकास होता है वो वहां पर रहने वाले राजाओं पर भी डिपेंड करता है, और इसका उदाहरण है आपका क्या, तो राजपूत राजा। ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा पृथ्वीराज का। ठीक, पृथ्वीराज क्या थे, राजपूत शासक थे। तो अर्थात वहां पे जो पृथ्वीराज थे, पृथ्वीराज किस चीज का आपका इंडिकेशन है, किस चीज का सिंबल है, वीरता का। अर्थात जो राजपूत शासक होंगे वो वीरता के लिए जाने जाते होंगे। ठीक, तो वहां की जो संस्कृति डेवलप होगी वो कैसी होगी कि वीर लोगों को ही अपना आदर्श मानेंगे, जो बहुत ही ताकतवर लोग होंगे उनको अपना आदर्श मानेंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब यहां पर वीर लोगों को अपना सिंबल मानेंगे, प्रतीक मानेंगे, तो यहां पे कविताएं और कहानी कैसे लिखी जाएंगी, कविताएं और कहानी कैसे लिखी जाएंगी, कविताएं एवं कहानी, पोएम्स एंड स्टोरीज, पोएम्स एंड स्टोरीज, कविताएं और कहानी कैसे लिखी जाएंगी, वीरता से भरी हुई, वीरता से भरी हुई। ठीक है, मतलब जो भी आपको यहां पर कहानी देखने को मिलेगी वो आपको हीरोइज्म से फुलफिल मिलेगी, फुलफिल्ड बाय द हीरोइज्म। बाय हीरोइज्म। ठीक है, तो ये जो कहानी है ये कहानी आपकी वीरता से भरी हुई मिलेगी। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति राजपूत है और उस भूमि के अंदर अगर राजपूत व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में ना मारा गया हो तो वो भूमि आपकी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। अर्थात मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर राजपूत है तो आपको बलिदान देनी ही देनी है, ये इसका मतलब है। एक बड़ी अच्छी चंद्रबरदाई ने कहानी भी लिखी कि पता नहीं क्या लिखा उसने कि 16 वर्ष में कुकुर 16 वर्ष तक कुकुर जिए, 12 वर्ष तक 14 वर्ष तक जिए सियार, ऐसा कुछ है। और बाद में उसका मतलब ये कि जो राजपूत व्यक्ति होता है वो इस उम्र तक 12 साल या 14 साल, ऐसा कुछ वहां पर बोला गया है कि इतने साल तक वो व्यक्ति जीता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर आप 12 साल 14 साल से ज्यादा आप जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन को धिक्कार है, आपने कोई लड़ाई ही नहीं करी है। ठीक है, और जब ये लोग यहां पर शहीद हो जाते थे, युद्ध क्षेत्र में समाप्त हो जाते थे, तो उनकी वीरता की कहानी लिखी जाती थी। और इनकी वीरता की कहानी कौन लिखता था, जो भाट लोग होते थे वो इनकी वीरता की कहानी लिखते थे। और ऐसा ही नहीं है कि इनकी वीरता की कहानी में सिर्फ और सिर्फ वीरता ही हो, इनकी वीरता की कहानी पे आपका निष्ठा भी देखने को मिलता है, मित्रता भी देखने को मिलती है, प्रेम भी देखने को मिलता है और क्रोध भी देखने को मिलता है। अर्थात राजस्थान का जो कल्चर डेवलप होगा वो कैसे डेवलप होगा, उस पर वीरता को दिखाया गया होगा। राजस्थान का जो व्यक्ति है वो हमेशा डेडिकेटेड रहेगा अपनी अपनी मातृभूमि के लिए, वो हमेशा सत्य के लिए पहचाना जाएगा, वो हमेशा मित्रता के लिए पहचाना जाएगा, वो हमेशा निष्ठा के लिए पहचाना जाएगा, वो वीरता के लिए पहचाना जाएगा, वो प्रेम के लिए पहचाना जाएगा। वो व्यक्ति है राजपूत। ठीक है, एनसीईआरटी यहां पर इसके बारे में बताती है। ठीक, अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं इन क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, यहां तक सभी को समझ आ गई। तो राजस्थान का जो राजपूत कल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, वो वहां के राजाओं की वजह से डेवलप हुआ। बताओ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, फिर आगे चलते हैं। ये सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो पहली चीज आपने क्या जानी, पहली चीज आपने समझी कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होता है वो धार्मिक आधार पर भी होता है, उदाहरण जगन्नाथ। दूसरी चीज आपने समझी कि जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास होता है वो वहां के लोगों के द्वारा भी किया जाता है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपका राजस्थान। ठीक है, तो दोनों चीजों पर आपका डिपेंड करता है। वेरी गुड। अब जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि 19वीं शताब्दी में वर्तमान राजस्थान के अधिकांश भाग को शामिल करने वाले क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा राजपूताना कहा जाता था। अर्थात आज जो राजस्थान का अधिकांश भाग है उसे अंग्रेजों के द्वारा राजपूताना कहा जाता था। ठीक है, यह धारणा था कि इस क्षेत्र में केवल या मुख्य रूप से राजपूतों द्वारा आबाद था। अर्थात राजस्थान के अंदर कभी अंग्रेज शासन क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे राजपूत थे, है ना, क्योंकि वहां पे राजपूत थे इसलिए कभी वहां पर अंग्रेज शासन नहीं कर पाए। राजपूत उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कई समूहों का सामूहिक नाम था और जो स्वयं को राजपूत के रूप में पहचानते थे। राजस्थान में राजपूतों के अलावा भी अनेक लोग निवास करते थे। राजपूतों ने राजस्थान की विशिष्ट संस्कृतियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सांस्कृतिक परंपराएं शासकों की आदर्शों और आकांक्षाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। 8वीं शताब्दी से वर्तमान राजस्थान का अधिकांश भाग विभिन्न राजपूत परिवारों द्वारा शासित था।
पृथ्वीराज ऐसे ही एक प्रमुख शासक थे। राजपूत वीरतापूर्वक लड़ने वाले नायक के आदर्श को महत्व देते थे और पराजय स्वीकार करने की अपेक्षा युद्ध भूमि में मृत्यु को श्रेष्ठ मानते थे। अर्थात राजपूत लोग कहते थे कि अगर आप, हाँ ब्रेक, हाँ यही लाइन जो आपने बताई यही है, कौन सी है, कि 12 वर्ष तक कुकुर जी, 16 वर्ष तक जेसीआर, 18 वर्ष तक छत्री जी आगे जीवन को धिक्कार। मतलब इस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता था कि अगर आप 18 साल से ज्यादा जी रहे हैं ना और आप राजपूत हैं तो आपके जीवन को धिक्कार है कि आप जी कैसे गए 18 साल से ज्यादा। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि अगर आप राजपूत हैं तो आप युद्ध जीत कर आइए, और अगर आप युद्ध में पराजय होकर आते हैं तो आप युद्ध भूमि में शहीद हो जाइए। दिव्या गुप्ता, आप एक बार आप ये बता समझो कि आपकी गलती कहां पर हो रही है। ठीक है दिव्या, ठीक, चलो। राजपूत वीरों की कहानियां कविताओं और गीतों में दर्ज की गई है। इन कहानियों का गायन विशेष रूप से प्रशिक्षित भाटों, जिन्हें मिनिस्ट्रेल्स कहते थे, इनके द्वारा किया जाता था। इन कथाओं में वीरता की स्मृतियों को संरक्षित रखा जाता था और दूसरों को उनके आदर्शों के अनुसरण उनको प्रेरित किया जाता था। ठीक है, मतलब कि इनकी जो कहानियां हैं, जो राजपूतों की कहानियां हैं, ये राजपूतों की कहानियां लोगों को मोटिवेट करने के काम आती थी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये चीजें यहां पर बताई गई हैं। ऐसी कथाएं सती प्रथा का भी उल्लेख करती है, जिसमें विधवाएं अपने पति की चिता पर आत्मदाह करती हैं। मतलब अर्थात जो राजस्थानी परंपरा है, राजस्थानी परंपरा के अंदर आपको सती प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब आगे यहां पर बताया गया है क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक की कहानियां, बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। ठीक है, आप सभी ने कथक का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, कथक क्या है? कथक एक डांस है। अब ये जो कथक डांस है, ये कथक डांस उत्तर भारत के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, अब ये जो कथक डांस है, कथक कथक बोलते हैं कई लोग कथक बोलते हैं, कई लोग इसको कथक बोलते हैं। ठीक, ये जो कथक डांस है, ये भारत के उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब आखिरकार कथक डांस का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहली चीज कि जो कथक डांस है, ये कथक डांस आपका कहां पर होता है, कहां पर ये डांस किया जाता है या कहां पर ये प्रचलित है? तो ये जो कथक डांस है, ये कथक डांस आपको उत्तर भारत में प्रचलित है। कथक नृत्य ये कहां पर प्रचलित है? उत्तर भारत में। नॉर्थ इंडिया पे आपका कथक डांस आपका प्रचलित है। नंबर एक चीज। अब ये जो कथक डांस है, इस कथक डांस का क्या मतलब है या इसका इतिहास क्या है? ठीक है, अब देखो कथक, ये जो कथक शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना है कथा से। और कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब होता है स्टोरी। अर्थात जो कथक डांस है, इस पे किसी स्टोरी की बात की जाती होगी, है ना? और ये कहां पर होता है? ये डांस मंदिरों पर किया जाता है। ये डांस आपका मंदिरों पर किया जाता है, टेम्पल्स में किया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग भागवत सुनते होंगे। आप लोगों में से आप नहीं सुनते होंगे तो आपकी मम्मी या आपके पापा सुनते होंगे। डेली वो सुबह 5 बजे या शाम में 5 बजे वो टीवी ऑन करके बैठ जाते होंगे, और टीवी ऑन करके बैठ जाते होंगे तो उसे भागवत सुनते होंगे। ठीक है, और स्पेशली कहते हैं ये जो कथक है ना, कथक कथावाचकों की एक जाति होती थी। ठीक, तो कथावाचकों को सामूहिक रूप से हम लोग कथक बोल देते थे, और वही कथक से आपका ये कथक नृत्य का विकास हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर यहां पर भाव भंगिमा दिखाई जाती है। लोग डांस, मतलब जो लड़कियां हैं वो डांस करते हैं और अपने भाव भंगिमा का वो लोग प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अब इसका जो विकास होता है, कथक डांस का जो विकास होता है, ये विकास आपका 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर होता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर इसका विकास होता है। ठीक है, इसी समय आप देखोगे 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर उत्तर भारत में आप देखोगे कि उत्तर भारत में आपका भक्ति आंदोलन का विकास हो रहा था। और जब उत्तर भारत के अंदर भक्ति आंदोलन का विकास हो रहा था, तो भक्ति आंदोलन के साथ साथ आपका ये कथक डांस का भी विकास हो रहा था। ठीक है, आप सभी ने नाम सुना होगा रासलीला का। अब ये जो रासलीला है किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। जो रासलीला है ये किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। अर्थात कृष्ण के बचपन के बारे में जो प्रदर्शन किया जाता है वो आपका रासलीला कहलाता है। और रासलीला कैसे? नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर उस पर नाटक होता है, और बहुत सारे जब रासलीला आप देखते हैं तो प्रॉपर नाटक होता है, उसमें बहुत सारे गीत वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से रासलीला, मतलब गीतों के माध्यम से या नाटकों के माध्यम से रासलीला को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, धीरे धीरे भारत में
जब मुगल आए, मुगल सम्राटों ने, ऐसा नहीं कि मुगलों के पहले नहीं होता था, ये कथक जो है ना ये पहले भी होता था, और खास तौर पे जो रासलीला है वो कथक का ही एक रूप है। ठीक है, तो आप देखोगे जब मुगल भारत आए तो मुगलों ने भारतीय संस्कृति के बारे में जाना, उनके जो बड़े बड़े राज दरबार हुआ करते थे, राज दरबार में फेस्टिवल्स हुआ करते थे, और उस फेस्टिवल्स के अंदर ये लोग रासलीला या कथक वगैरह कराते थे। अब धीरे धीरे जो मुगल लोग हैं उनको यहाँ पर इन्होंने इसको विकसित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, एक चीज समझना, राजपूत में एक महिला हुई जिनका नाम था मीराबाई, और मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी, मतलब वो भगवान कृष्ण को अपने पति जैसा मानती थी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भगवान कृष्ण को मानेंगी तो कथक का विकास और रासलीला का विकास राजस्थान पे भी होगा, है ना। तो जो कथक है इसकी दो प्रमुख आपकी शाखाएं हैं, कथक की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक शाखा तो आपकी राजस्थान वाली है जो जयपुर दरबारों पे आपका इसको किया जाता था, तो एक तो आपकी राजस्थान वाली है, राजस्थान शाखा इसको बोला जाता है, और ये स्पेशली आपका जयपुर घराने पर की जाती थी। ठीक है, जयपुर के अंदर जितने भी प्रदर्शन होते थे वहां पर इसका उपयोग किया जाता था, ठीक, मीराबाई की वजह से। और दूसरा जो है, दूसरा आपका लखनऊ घराना कहलाता है, दूसरा आपका लखनऊ घराना कहलाता है, और एक आपका राजस्थान घराना कहलाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप देखोगे कि मथुरा और लखनऊ के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ठीक है, और जो उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, चूंकि लखनऊ क्या था कि मुगलों के टाइम पे लखनऊ अवध के कब्जे में हुआ करता था, और उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, 15वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा हूं, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है, ये आपके अवध के नवाब हुआ करते थे। अब ये सब के सब विदेशी मूल के व्यक्ति थे, भारत पे जब इन्होंने आक्रमण किया तो इनको भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं था। अब ये लोग यहाँ पर आए, इन्होंने देखा, अरे कृष्णलीला हो रही है, रासलीला हो रही है, कितना बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, लड़के डांस कर रही हैं, अच्छा कथाएं चल रही है, कृष्ण भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने अपने यहाँ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए अपने यहाँ लखनऊ, चूंकि जो लखनऊ था वो अवध के हिस्से में पड़ता था, अवध रियासत हुआ करती थी, पूरी रियासत का नाम अवध रियासत हुआ करता था, और अवध रियासत का जो व्यक्ति था इसका राजा था वाजिद अली शाह। ठीक है, शासक था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को बड़ा अच्छा लगा यार, और वाजिद अली शाह ने फिर क्या किया कि अपने टाइम पीरियड पे कथक को और ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको शुरुआती तौर पे बताया कि जो कथा है, जो कथक है वो कथा शब्द से उत्पत्ति हुई है कथक की, पर धीरे धीरे जब ये 19वीं शताब्दी तक पहुंचता है, 19th सेंचुरी तक पहुंचता है, तो 19th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते जो आपका कथक है ये पूरी तरह से एक नृत्य शैली बन गया, नृत्य शैली बन गया। पहले आपकी कथक शैली थी, कथाओं पे डांस किया जाता था, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप कुचिपुड़ी देखते होंगे, है ना, ओडिशा का प्रॉपर हल्का हल्का म्यूजिक चलता रहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या चल रहा है, पर उस पे लड़कियां डांस करती रहती हैं, जो देवदासी होती है वो डांस करती रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 19th सेंचुरी आते आते कथक भी क्या हो गया, एक नृत्य शैली बन गया। ठीक है, और ये नृत्य शैली जितना भी उत्तर भारत के एरिया है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर, बिहार, एमपी, इन सभी जगह पर आपकी नृत्य शैली विकसित हो गई। ठीक है, इस पर प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जो भी इस पर डांस करता है प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम पहनता है, कथाओं पर प्रॉपर वो अभिनय करता है, और इस पर कभी व्यक्ति तेज चलता है तो कभी धीमे चलता है, मतलब जैसे ही आपने देखा होगा, अब यूट्यूब में देख लेना। ठीक है, अब क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी तक ये नृत्य शैली बन गया, और 20वीं शताब्दी पे 20वीं शताब्दी पे अंग्रेजों को बहुत बुरा लगने लगा। ठीक है, अंग्रेजों को बहुत बुरा लगने लगा, और जब अंग्रेजों को यहां पर ये बुरा लगने लगा तो अंग्रेजों ने इसको सप्रेस करने की कोशिश की। ठीक है, ठीक, और जब यहां पर सप्रेस करने की प्रस्तुत करी, मतलब सप्रेस इसको दबाने की कोशिश करी, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, अर्थात जो कथक था वो जीवित अभी भी था, पर जो कथक कथक था वो मतलब एक तरीके से जहां पर आप सुनते होंगे मुजरा वगैरह, तो वहां तक ये पहुंच गया था, अर्थात जो कथक था, कथक समाज से निकल करके एक पर्टिकुलर क्लास तक पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद सरकार ने हर चीजों को बढ़ावा दिया, हर चीजों को यहाँ पे उसको जो उसकी सही जगह है वो दी। ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ 1947 पे, 1950 में संविधान को लागू किया गया, तो 6 शास्त्रीय नृत्य यहां पर डिस्कस किए संविधान के अंदर, मतलब सरकार ने 6 शास्त्रीय नृत्य बताए हैं। 6 हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बताओ? 6 हमारे 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, उन्हीं 6 शास्त्रीय नृत्यों में से एक आपका कथक भी था, तो कथक को भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित था। क्लियर होगी बातें? कथक और कथकली सेम है? नहीं नहीं भाई, कथक जो है उत्तर भारत का है, जो कथकली है वो दक्षिण भारत का है। अंतर है अर्चना कुमारी जी, कथक और कथकली में अंतर है। अच्छा 8 6 है ना शास्त्रीय नृत्य तो,
एनसीईआरटी 6 लिखती है। ठीक है, नहीं नाम हम जानने की जरूरत नहीं, बस इतना ही जितना एनसीईआरटी में लिखा है हमें उतना ही पढ़ना है। तो 6, हाँ मतलब 6 शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखा दूं, फिर आपका एग्जाम से आउट ऑफ सिलेबस चीजें चली जाए। हाँ रामलीला भी है ना, वो भी आपका कथक के अंदर ही आता है। ठीक है, चलिए तो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर, ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कथक वथक से रिलेटेड, ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई, एक एक कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक, नृत्य विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका एक कथक का इतिहास है। कथक उत्तर भारत के कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। कथक शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ होता है कहानी। क्या अर्थ होता है कथक का? कथक का मतलब होता है कहानी। उत्तर भारत के मंदिरों में कथक मूल रूप से कथावाचकों की एक जाति या समूह था। वे अपनी प्रस्तुतिकरण में गीतों और हाव भाव का उपयोग करते थे। 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। राधा कृष्ण की कथाएं जो रासलीला कहलाती है, उस पर इनका प्रयोग किया गया। लोक नृत्य और कथावाचकों के मूल हाव भाव का ये समन्वय होता था। जब मुगल सम्राट आए तो मुगल सम्राटों के समय पर ये आपके राज दरबार पे इनका प्रदर्शन होने लगा, और इसी काल में कथक ने अपनी वर्तमान विशेषता प्राप्त की। मतलब अंग्रेजों के टाइम पे ही इसको खास तौर पर प्रमोट, मतलब सॉरी, मुगलों के टाइम पर इसे खास तौर पर प्रमोट किया गया, बढ़ावा दिया गया। इसके 2 घराने हैं, एक आपका जयपुर घराना राजस्थान घराना है, और दूसरा आपका लखनऊ घराना है। और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके संरक्षण में विकास हुआ, और तीसरे चरण के अंदर ये जो कथक है वो आपका एक नृत्य शैली बन गया। ठीक है, और वर्तमान में उत्तर भारत के अंदर जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका विकास देखने को मिलता है इन सारे राज्यों पे। ठीक है, इस पर क्या होता है वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। फिर 19वीं-20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासक कथक को पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद भी ये जीवित रहा, पर तवाइफों द्वारा प्रस्तुत किया जाता, तवाइफें जो डांस करने वाली उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत के 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में एक के रूप में कथक को मान्यता दे दी गई। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कि लघु चित्रों के परंपराओं के बारे में, कि किस तरीके से यहां पे लघु चित्र विकसित हुए। भारत की पेंटिंग के बारे में यहां पर बात करेंगे। लघु चित्र, ठीक है, भारत में पेंटिंग का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले यहां पर मिनिएचर पेंटिंग का विकास होता है, और मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटी छोटी आकृतियों में जो चीजें बनाई जाती हैं उसका यहां पर विकास होता है, जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मिनिएचर पेंटिंग का विकास होता है। ठीक, अब ये मिनिएचर पेंटिंग का विकास कैसे होता है, किस तरीके से विकास होता है, इसके बारे में यहां पे जान लेते हैं। ठीक, इसी समय पर, जिस समय पर भारत के अंदर नृत्य का विकास हो रहा है, भारत के अंदर क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हो रहा है। अच्छा एक चीज पूछूं मैं आपसे, संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर, कल्चर का मतलब क्या होता है बताओ? कल्चर का मतलब होता है पहनावा। कल्चर का मतलब होता है रहन सहन। रहन सहन, आपका रहन सहन कैसा है वो भी कल्चर का भाग है। आपके यहाँ की चित्र शैली कैसी है, अर्थात आपके यहाँ पेंटिंग कैसी है, आपके यहाँ नृत्य शैली कैसी है, आपके यहाँ नृत्य शैली कैसी है, आपके यहाँ की भाषा कैसी है, आपके यहाँ भाषा कैसी है, आपकी भाषा शैली कैसी है, मधुर है, कठोर है, अखड़ तरीके से तो बात नहीं करते हैं। ये सारा का सारा जो है ना, आदि आदि, ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? ये आपका कल्चर कहलाता है, ये सारा का सारा। ठीक, तो जब भी कभी हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम यहां पर बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ हम यहां पर बात कर रहे हैं कि पहनावा या रहन सहन या चित्रकला के बारे में। ये सारी चीजें आती है संस्कृति की। अगर आपका पहनावा सही नहीं है तो बोला जाएगा आपका कल्चर अच्छा नहीं है। आप देखते होंगे आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर पता नहीं क्या क्या होता है, लड़कियां पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं, है ना। मतलब मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है या सही है, वॉट जो भी अपनी पसंद है आप पहनो, मुझे क्या फर्क पड़ता है ना। पर वो हमारे कल्चर के खिलाफ है। बात समझ आ रही? तो कल्चर का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रहन सहन है। अगर जो कपड़े आज के लोग पहनते हैं, आज की जो लड़कियां पहनती है, अगर वो अमेरिका में पहने, यूएस जाकर पहने, यूके जाके पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां का वैसा कल्चर है। आज भारत के लोग उस कल्चर को गलत क्यों कहते हैं, उस पहनावे को गलत क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी जो पारंपरिक परंपरा है उसके खिलाफ है या उससे एडवर्स है। ठीक है, बात समझ आ रही? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पहनावा गलत है, बहुत अच्छा पहनावा, अच्छा लगता है देखने पे, ठीक है, और खास करके जो लड़की जाति के लोग होते हैं उनको तो और अच्छा लगता है, तो कोई गलत बात नहीं, आप पहनते हो आप पहनो, हमारा क्या जा रहा है ना। तो आज की डेट में गलत कुछ भी नहीं है, आप पहनो। पर वो दिक्कत ये है कि आप भारत के कल्चर, जो भारत का कल्चर है उसके खिलाफ है ना।
आप अमेरिका जाके वही कपड़े पहनो जो आप इंडिया में पहनना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां का कल्चर वैसे पहनो, पर भारत के कल्चर के खिलाफ है वो। ठीक, तो कल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसका मतलब बात कर रहे हैं पहनावे के बारे में, हम बात कर रहे हैं रहन सहन के बारे में कि आपका रहन सहन कैसा है, नृत्य शैली की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे परंपरा के अंदर आती हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मिनिएचर से रिलेटेड। कल इससे रिलेटेड एक सवाल आया था, कल जो मैंने आपको पीवाईक्यू कराया था वहां पर पीवाईक्यू में एक इससे रिलेटेड सवाल आया था। ठीक है, अब साथियों क्या होता है, इसी समय पर 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास भारत के अंदर पेंटिंग का विकास होता है। मुगल्स आते हैं तो पेंटिंग का विकास करते हैं, और सबसे पहले जो पेंटिंग का विकास होता है वो आपका छोटे छोटे लघु चित्र बनाए जाते हैं, छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। चिड़िया का चित्र बना दिया, खरगोश का चित्र बना दिया, बड़े चित्र नहीं बनाए जाते हैं। ठीक, तो जो लघु चित्र, जैसा आपको नाम से ही पता चला होगा, लघु चित्र, मिनिएचर पेंटिंग, लघु चित्र, लघु चित्र, अर्थात इस पेंटिंग के अंदर, इस पेंटिंग के अंदर चित्र कैसे होंगे, चित्र आपके यहां पर छोटे होंगे। ठीक है, इस पेंटिंग के अंदर आपके चित्र कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, और ये जो चित्र आपके बनाए जाएंगे, जो लघु चित्र आपके बनाए जाएंगे, मिनिएचर पेंटिंग बनाए जाएंगे, जो आपके मिनिएचर पेंटिंग बनाए जाएंगे, ये मिनिएचर पेंटिंग आपके कागज पर बनाए जाएंगे। ठीक है, ये आपके कागज पर बनाए जाएंगे या फिर ये आपके कपड़े पर बनाए जाएंगे। ठीक, और किससे बनाए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके जल रंगों के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, किससे बनाए जाएंगे, ये आपके जल रंगों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर होगी बातें। ठीक, पर शुरुआती तौर पर जो मिनिएचर पेंटिंग, आज तो चूंकि कपड़ा का विकास हो गया है तो कपड़े पर बनाते हैं या कागज पे बनाते हैं, पर शुरुआती तौर पर ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, अर्ली एज के अंदर ये जो मिनिएचर पेंटिंग है ये आपकी लकड़ी पर बनाई जाती थी या फिर आपके ताड़ पत्र पर बनाई जाती थी। ठीक, या फिर आपकी ये लकड़ी पर बनाई जाती थी। ठीक है, तो शुरुआती तौर पर ये जो आपकी यहां पर बनाई जाती थी, किस पर बनाई जाती थी, ये आपकी यहां पर बनाई जाती थी लकड़ी पर, या फिर ये आपकी यहां पर ताड़ पत्रों पर बनाई जाती थी। ठीक है, और पश्चिम भारत के अंदर जो गुजरात वाला हिस्सा है, जो आपका महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र साउथ में आ गया, जो आपका पश्चिम, स्पेशली गुजरात की हम बात कर लेते हैं, तो गुजरात वाले हिस्से पर जो जैन ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथों में इसका उपयोग किया गया। ठीक है, पश्चिम भारत के अंदर। इसके अलावा जब भारत के अंदर मुगल शासक शासन कर रहे थे, अकबर शासन कर रहे थे, जहांगीर, जहां शाहजहां, ये सारे के सारे लोग शासन कर रहे थे, तो इन लोगों ने लघु चित्रकारों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जो चित्रकला होती है, ये चित्रकला किससे प्रेरित होती है, कोई भी व्यक्ति जो चित्रकला बनाएगा, ये चित्रकला आपकी किससे प्रेरित होगी, बताइए, इतिहास से प्रेरित होगी। जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में आप क्या बनाते हैं, जो आप देखते हैं, आप किसी महिला को देखते हैं तो आप महिला की पेंटिंग बनाते हैं, आप चिड़िया देखते हैं तो आप चिड़िया की पेंटिंग बनाते हैं। मतलब कि आप पेंटिंग उसी चीज की बनाएंगे जो चीजें आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, जैसे मुगल दरबार के अंदर हम जो चित्र बनाते थे वो दरबार का चित्र बनाते थे, राजा युद्ध करने जाते थे तो हम यहां पर युद्ध के चित्र बनाते थे, युद्ध के चित्र बनाते थे, हम यहां पर मुगल दरबार के चित्र बनाते थे, मुगल दरबार के चित्र बनाते थे, है ना। हम यहां पर मतलब जो राजा वगैरह थे वो शिकार खेलने जाते थे तो हम शिकार के चित्र बनाते थे, कि राजा शिकार खेलने गया, हम वैसा चित्र बनाते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समाज में जो भी चल रहा होगा आप उससे चित्र, उससे रिलेटेड आप चित्र बनाएंगे, है ना। इसके अलावा ये जो भी चित्र होंगे ये किससे प्रेरित होंगे, ये किससे प्रेरित होंगे चित्र, तो ये सारे के सारे चित्र जो हैं ये आपके इतिहास से प्रेरित होंगे। इतिहास पर जो घटनाएं हुई उससे रिलेटेड आप यहां पर चित्र बनाएंगे, या फिर कविता, आपने कोई कविता पढ़ी उस पर जो आपका इमेजिनेशन क्रिएट हुआ उससे रिलेटेड आप चित्र बनाएंगे, है ना, उससे रिलेटेड चित्र बनाएंगे, या फिर आप पांडुलिपियों से रिलेटेड चित्र बनाएंगे, आप पांडुलिपि से रिलेटेड चित्र बनाएंगे, ये सारे आप यहां पर चित्र बनाएंगे। और इन चित्रों पर चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, इन पर शाइनिंग कलर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इन पर प्रॉपर यहां पर शाइनिंग कलर का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और ये चित्र बना करके जो मतलब जो भी चित्रकार है वो चित्र बना करके, ऐसा नहीं कि उसको अपने लिए बना, नहीं, ये चित्र क्यों बनाए जाते थे, ये चित्र उपहार में देने के लिए बनाए जाते थे, फॉर द गिफ्ट पर्पज, उपहार में देने के लिए बनाए जाते थे, गिफ्ट के लिए बनाए जाते थे। और गिफ्ट किसको दिया जाता था, राजा को गिफ्ट दिया जाता था, या फिर जो भी उसके चित्रकार के जो भी निकट सहयोगी हैं, बुआ, फूफा, चाचा, चाची, जिया जी, इन सबको यहां पर ये लोग चित्र देते थे। ठीक है, अब ये जो चित्र शैली है, जब शुरुआती दौर पे जो मुगल साम्राज्य थे, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि मुगलों ने इसको पनाह दिया, तो शुरुआत इसकी किसके द्वारा की गई, मुगलों द्वारा
प्रारंभ किया गया। ठीक है, स्टार्टेड बाय द मुगल्स, स्टार्टेड बाय द मुगल्स, मुगलों द्वारा स्टार्ट हुआ। अब साथियों जब यहां पर मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया, मुगलों का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो सवाल ये उठता है कि क्या मुगलों के डाउनफॉल के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो गई? नहीं, समाप्त नहीं हुई। अब इसका उपयोग किया जाने लगा, जो दक्कन के राजा वगैरह होते थे, जो दक्कन के राजा वगैरह होते थे, इनके द्वारा उपयोग किया जाने लगा, या जो भी आपके राजपूत या राजस्थान राजा थे, राजस्थान के जो राजा थे, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाने लगा। अर्थात यहां पर ये जो लघु चित्रकला है, किसके क्षेत्र में आ गई? आपके राजपूताना क्षेत्र पर आ गई। अर्थात जब यहां पर यह कला धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगी, मुगलों के समय पर जो चित्रकार थे, उनको काम चाहिए ना, मुगलों के समय पर जो चित्रकार थे, जो पेंटिंग बनाते थे, उनको काम चाहिए। अब काम कौन देगा? क्योंकि मुगलों का तो पतन होने लगा, औरंगजेब के बाद मुगल बर्बाद होने लगे, और जब यहां पर ये बर्बाद होने लगे, मुगल से बर्बाद होने लगे, तो जो भी मुगल काल के समय में जो भी चित्रकार थे, उन सभी चित्रकारों को इन लोगों ने पनाह दी कि आओ हमारे यहाँ चित्र बनाओ। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, पहले ये लोग मुगल दरबार के चित्र बना रहे थे, और जब इनके यहां जाएंगे तो किसके चित्र बनाएंगे? क्षेत्रीय दरबार के चित्र बनाएंगे। जो भी क्षेत्रीय राजा है, क्षेत्रीय राजाओं के चित्र बनाएंगे लोग। क्षेत्रीय दरबार के चित्र बनाएंगे, रीजनल कोर्ट के चित्र बनाएंगे, और उस पर्टिकुलर साम्राज्य के बारे में दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इनका काम वही रहा, बस पर्पज चेंज हो गया। ठीक, अब जब राजपूत राजाओं के यहां चित्र बनाएंगे तो कैसे चित्र बनाएंगे? वीरता के चित्र बनाएंगे, कि हमारा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो इतने वीर व्यक्ति थे, तो उससे रिलेटेड चित्र बनाएंगे। उनके यहाँ जो काव्य चल रहे हैं उनसे रिलेटेड यहां पर चित्र बनाएंगे। और इसका जो राजस्थान कला है, या जो राजस्थान चित्र शैली है, इसका उदाहरण है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली राजस्थान शैली का ही हिस्सा है। जोधपुर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और किशनगढ़ शैली, ये वो शैलियां हैं जो राजस्थान शैली का ही हिस्सा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, मुगलों के पतन के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दक्कन और राजस्थान तक सीमित है, अब ये उत्तर भारत में जाने लगे, मतलब ये आपके हिमालयन क्षेत्र पे जाने लगे, हिमाचल प्रदेश तक जाने लगे। और जब ये लोग जो चित्रकार थे, मुगल चित्रकार थे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, वहां की जो लोकल लेवल के राजा हैं उनके दरबार में जाएंगे, तो ऑब्वियस बात उनके लिए चित्र बनाएंगे, और उनके लिए चित्र बनाएंगे तो कैसे चित्र बनाएंगे? हिमालयी क्षेत्रों से रिलेटेड, हिमालयी क्षेत्रों से रिलेटेड। अर्थात वहां पर जो चित्र बनाएंगे वो पर्वत पहाड़ों के चित्र बनाएंगे, पेड़ पौधों के चित्र बनाएंगे, बर्फ के पहाड़ों के चित्र बनाएंगे, वहां पर जो चित्र बनाएंगे। क्लियर होगी बातें सभी लोगों को? बताओ भी जल्दी से, बस मैं बैटरी चेंज कर लूं। ठीक है, चलो भाई, सेल चेंज कर लिया मैंने, बैटरी चेंज कर लिया। सर कितना बैटरी लगता है? 2 बैटरी लगता है, और एक बैटरी लगभग 2 घंटे चल जाता है, पर बीच में डर रहता है कहीं ऐसा ना हो कि बीच में समाप्त हो जाए, तो इसलिए 1-1.5 घंटे में चेंज कर लेते हैं। 1.5 घंटे हो गया समथिंग, तो चेंज कर ली। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो आगे ये लोग और गए, तो यहां पर जब ये लोग गए तो हिमालय क्षेत्रों में गए, तो उनसे रिलेटेड यहां पर चित्र बनाएंगे। ठीक, यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि अन्य परंपरा विकसित हुई जिसे लघु चित्रकला या मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। लघु चित्र छोटे आकार की चित्रकृतियां होती हैं, जिन्हें कपड़े या कागज पर जल रंगों से बनाया जाता है, मतलब जो वाटर कलर्स होते हैं उनसे बनाए, जो हम लोग क्लास 3rd 4th 5th में यूज करते थे, उनसे आपके ये बनाए जाते थे। ठीक है, ठीक, प्रारंभिक लघुचित्र ताड़पत्रों या लकड़ी पर बनाए जाते थे। पश्चिम भारत में इनका उपयोग जैन ग्रंथों को चित्रित करने के लिए किया जाता था, जैसा मैंने आपको बताया। इसके अलावा जब मुगल सम्राट थे तो इन्होंने इसको पनाह दिया, मुगल सम्राटों ने इसको यहाँ पे संरक्षण दिया, जैसा मैंने आपको बताया। ये चित्रकार मुख्य रूप से इतिहास, कविता और पांडुलिपियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। चित्र सामान्यतः चमकीले रंगों में बनाए जाते थे। इनमें दरबारी दृश्य, युद्ध, शिकार, सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण किया जाता था। ये चित्र उपहार के रूप में दिए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? उपहार में देने के लिए। इन्हें केवल सम्राट या उसके निकट सहयोगियों जैसे सीमित लोगों तक ही
देख पाते थे। मतलब ये गिफ्ट किसको दिए जाते थे? जो राजा टाइप का व्यक्ति, उसको यहाँ पर गिफ्ट में दिया जाता था। ठीक है। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार उभरते हुए क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। अर्थात जब मैंने आपको बताया जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो ये सारे के सारे क्षेत्रीय राजाओं के पास चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल कलात्मक रुचियों का प्रभाव दक्कन और राजस्थान के राजपूत दरबारों पर पड़ा। इन क्षेत्रीय दरबारों ने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखा और विकसित किया। शासकों के चित्र और दरबारी दृश्य चित्रित किए जाने लगे। मुगल उदाहरणों के साथ साथ पौराणिक कथाओं और काव्य के विषय भी चित्रित किए गए। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्र लघु चित्रकला के प्रमुख केंद्र बने। वर्तमान हिमाचल प्रदेश के आसपास की हिमालयी तराई भी लघु चित्रकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो फिर धीरे धीरे हिमालय वाले क्षेत्र पर चले गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यहाँ बसोहली नामक एक सशक्त और प्रभावशाली शैली का विकास हुआ। अब यहाँ पर ये पूछेगा कि ये शैली आपकी कौन से क्षेत्र पर है, तो याद रखना हिमाचल क्षेत्र पर है। हिमाचल क्षेत्र, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो अगर पूछा जाए कि ये जो बसोहली शैली है कहाँ की है, तो ये आपकी पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड है। भानुदत्त की रस मंजरी बसोहली चित्रकला का एक लोकप्रिय विषय है। ठीक है, तो ये रस मंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको स्टार मार्क कर लो, यहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। 1739 में नादिर शाह ने भारत में आक्रमण किया। दिल्ली विजय के बाद अनेक मुगल कलाकार पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। ठीक, वहां उन्हें संरक्षक मिले और कांगड़ा चित्र शैली का विकास हुआ। ठीक, 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा कलाकारों ने लघु चित्रकला की नई ऊर्जा का संचार किया। कांगड़ा चित्रकला, ये पहाड़ी चित्रकला है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाले एरिया पर ये विकसित हुई। कांगड़ा चित्रकला की प्रेरणा वैष्णव परंपराओं से प्राप्त हुई। हल्के रंग, विशेषकर शीतल नीले और हरे रंग इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आप यहां पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसे भी यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर लिया उसको जरूर पढ़ना आप लोग। विषयों की भावपूर्ण और काव्यात्मक प्रस्तुति ने कांगड़ा शैली को विशिष्ट बनाया है। सामान्य स्त्री पुरुष भी चित्रकारी करते थे। अब जो सामान्य, मतलब मेरे और आप जैसा आदमी भी अब जो चित्रकारी वो देखेगा, पेंटिंग देखेगा, तो उसका भी दिल करेगा मैं भी पेंटिंग बनाऊं। तो मेरे और आप जैसे व्यक्ति भी यहाँ पर धीरे धीरे पेंटिंग करने लगा। और मेरे और आप जैसा व्यक्ति जो पेंटिंग करता था वो किस पर करता था? घड़ों पर, दीवारों पर, फर्शों पर और कपड़ों पर वो पेंटिंग करता था। ठीक है, इन कलाकृतियों में से कुछ ही सुरक्षित रह पाई, जबकि लघु चित्र महलों में सदियों तक सावधानी से संरक्षित रहे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बंगाल के बारे में। पहले तो ये बताओ यहाँ से सभी को क्लियर है ना? एक बार जल्दी से बताओ, यहाँ से सभी को क्लियर है? अभी कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले आप मेरी बातें सुनो, फिर बाद में आपके सारी कमेंट लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। छुट्टी तो नहीं होगी जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होगा, तब तक छुट्टी नहीं होगी। अब तुम लोग रो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो, छुट्टी तभी होगी जब ये पूरा हो जाएगा चैप्टर। और इस चैप्टर को पूरा होने में कम से कम 1 घंटे लगेंगे। कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग बहाने मत करो। ठीक है, सिर्फ साउंड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं उस पर मतलब एक तरीके से मार्क कर देता हूं, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक, सिर्फ भूख लगा है, खाना बनाना है, नींद आ रही है भाई साहब, बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट का बस। विकास हुआ कौन सी भाषा से हुआ? संस्कृत भाषा से आपका बंगाली भाषा का विकास हुआ। ठीक है, अब चूंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो बहुत टफ लैंग्वेज है। ठीक, अब ये मैं बात करूं कई 100 साल पहले की, कई 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो बहुत टफ लैंग्वेज थी, है ना? और टफ लैंग्वेज थी, सब लोग संस्कृत बोल नहीं पाते थे। तो बंगाल के लोग जब संस्कृत नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने संस्कृत से थोड़ा बहुत अलग, जो वो आसानी से बोल सके, उस तरीके से यहां पे उन्होंने अपनी लैंग्वेज विकसित करी। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि लगभग चौथी और तीसरी शताब्दी के आसपास, 3rd and 4th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ? तीसरी और चौथी शताब्दी के आसपास, साथियों तीसरी और चौथी शताब्दी के आसपास हम यहां पर देखते हैं कि बंगाल और
बिहार के मध्य व्यापार होने लगा, और ऑब्वियस सी बात है जब बंगाल और बिहार के मध्य व्यापार होने लगा तो व्यापार की वजह से भाषाओं का भी विकास होगा। आप देखोगे कि बिहार के अंदर जो मगध साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, ठीक है। तो यहां पर जब बिहार और बंगाल के अंदर आपका व्यापार होने लगा तो व्यापार की वजह से यहाँ की जो लैंग्वेज थी, बिहार की जो लैंग्वेज तो वो बंगाल जाने लगी, और बंगाल की जो लैंग्वेज थी वो आपकी बिहार आने लगी, ठीक। चौथी शताब्दी की हम जब बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मतलब मोटे तौर पर गुप्त शासकों के बारे में, क्योंकि चौथी शताब्दी के आसपास यहाँ पर गुप्त शासक उत्तरी बंगाल वाले भाग में, जो उत्तरी बंगाल वाला भाग है, जो नॉर्थ बंगाल वाला भाग है, इस नॉर्थ बंगाल वाले भाग में आपके शासन कौन कर रहा था? गुप्त शासक। जो गुप्त वंश के शासक हैं, जो गुप्ता रूलर्स हैं, ये गुप्ता रूलर्स यहां पे शासन कर रहे थे, और कब? 4th सेंचुरी के आसपास, चौथी शताब्दी के आसपास ये यहां पे शासन कर रहे थे, ठीक है। और जब यहां पर ये शासन कर रहे थे तो ऑब्वियस बात है कि पूरा का पूरा ये इनके नियंत्रण पे था, राजनीतिक नियंत्रण, सामरिक नियंत्रण, सारा का सारा इनके नियंत्रण पे था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो उत्तरी बंगाल वाला भाग है, उत्तरी बंगाल वाले भाग पे इन्होंने ब्राह्मणों को बसाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अर्थात बिहार से ये लोग ब्राह्मण ले जाते थे, और जो नॉर्थ बंगाल वाला भाग था वहां पर इन्होंने बसाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब चूंकि बिहार से ये लोग ले गए तो इस तरीके से यहां पर एक और उत्तर बंगाल के अंदर एक और भाषा विकसित होगी, जो बंगाली और बिहारी दोनों लैंग्वेज का यहां पे मिक्स था, ठीक। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था, चीनी यात्री था, जिसका नाम था जुआन जांग, ठीक। जुआन जांग नाम का जो चीनी यात्री था वो बंगाल आया, और उसने पूरे बंगाल में संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रचलन कर दिया। इसके बाद 8वीं शताब्दी में जब हम यहां पर देखते हैं, ये 7वीं शताब्दी की बात बता रहा था मैं आपको, 7वीं शताब्दी में थोड़ा स्पीड से चलते हैं, आप लोग बस समझते चलना। 7वीं शताब्दी में हम यहां पर देखते हैं कि जुआन जांग कौन है? चीनी यात्री है, चीनी यात्री, ठीक है। ये जो जुआन जांग नाम का व्यक्ति जो चीनी यात्री है, ये बंगाल आता है और पूरे बंगाल पे संस्कृत से संबंधित भाषा का विकास कर देता है, ठीक है। 8वीं शताब्दी पे हम यहां पर देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में बंगाल के अंदर जो पाल शासक हैं, बंगाल के अंदर यहां पर पाल शासक जो है वो इसे अपना सेंटर बना लेते हैं, और इस तरीके से बंगाल के अंदर जब पाल शासक अपने इसे सेंटर बना लेते हैं तो और ज्यादा बंगाली भाषा का यहां पर विकास होता है, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पता है कि जब 14वीं और 16वीं शताब्दी की बात कर लो तो मुगल शासक यहां पर बंगाल पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, और जब बंगाल पे अपना मुगल शासक आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तो ये लोग फारसी इंपोज करने लगते हैं बंगाल के अंदर, ठीक। तो बंगाल के कुछ हिस्सों में फारसी बोली जाने लगती है, तो इस तरीके से बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग यहां पर भाषा बोली जाने लगी, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि 1586 में अकबर बंगाल पर विजय प्राप्त करता है, और जब बंगाल पर विजय प्राप्त कर लेता है, विक्ट्री इन बंगाल, ठीक है, बाय अकबर, ठीक है। कब? 1586 में। साथियों 1586 में जब यहां पर बंगाल के अंदर अकबर विजय स्थापित कर लेता है तो बंगाल एक प्रांत बन जाता है, प्रांत को सूबा कहा जाता था। अब यहां पर जब बंगाल सूबा बन जाता है इनका, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर प्रशासन की भाषा क्या होगी? पर्शियन, क्योंकि जो मुगल शासक थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो यहां पर फारसी भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। तो यहां पर जो राजकीय कामकाज किए जाते थे, जो प्रशासन संबंधी काम किए जाते थे, वो सारे आपके फारसी भाषा में किए जाते थे, पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो बंगाली भाषा के तौर पर बोली जाती थी, ठीक है। अब जब यहां पर मुगलों ने अपना राज्य स्थापित कर दिया तो उन्होंने बंगाली भाषा को और ज्यादा प्रमोट किया ताकि बंगाली का समर्थन किया जाए, ठीक है। तो बंगाली इस समय एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई। क्लियर होगी बातें? इस तरीके से यहां पर इसका विकास हुआ। इसके बाद फिर बंगाली भाषा में बहुत सारे आपके साहित्य वगैरह भी लिखे गए, बहुत सारी आपकी किताबें वगैरह भी लिखी गई, और इसके बाद फिर जब बंगाली का विकास हुआ तो कई सारी कमियां भी थी, उन पे कई सारी सुधार किए गए, ठीक। और फिर जब यहां पर अंग्रेज आए तो अंग्रेजी लोगों ने फिर यहां पर बंगालों में और सारे परिवर्तन किए, कि मतलब उस पर कुछ अंग्रेजी भी मिक्स कर दी, तो इस तरीके से यहां पे बंगाली का विकास हुआ, ठीक है। यहां तक सभी क्लियर होगी बातें? अब देखो जो बातें मैंने आपको बताई यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि हम प्रायः क्षेत्रों की पहचान वहां के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के आधार पर करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि बंगाल के लोग हमेशा से बंगाली भाषा बोलते रहे होंगे, यद्यपि बंगाली को आज संस्कृत से विकसित भाषा माना जाता है, मतलब कि जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से विकसित हुई। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ संकेत देते हैं कि बंगाल के लोग संस्कृत भाषाएं नहीं बोलते थे। अब संस्कृत नहीं बोल पाए तो वो संस्कृत से रिलेटेड कुछ टूटे फूटे शब्द बोलने लगे,
चौथी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व बंगाल और मगध, जिसे जो दक्षिण बिहार वाला भाग है, इसके बीच व्यापारिक संबंधों के विकास ने नई भाषा के विकास को बढ़ावा दिया। और चौथी शताब्दी में गुप्त शासकों ने उत्तरी बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर ब्राह्मणों को बसाने स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या निकला कि गंगा घाटी की भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव उत्तर बंगाल पे विकसित हो गया। ठीक। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जुआन जांग गया वहां पर और देखा कि पूरे बंगाल में संस्कृत से संबंधित भाषाएं प्रचलन में थी। ठीक है, तो इसने वहां पर इसको बढ़ावा भी दिया। 8वीं शताब्दी में बंगाल पाल शासकों के अधीन एक क्षेत्रीय राज्य का केंद्र बन गया और 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल दिल्ली के शासकों से स्वतंत्र सुल्तानों द्वारा शासित था। 1886 ईस्वी में अकबर ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल सूबा का आधार बन गया। मतलब यहां पर ठीक है, तो यहां पर 1586 ईस्वी में अकबर ने बंगाल पर विजय प्राप्त की और बंगाल सूबा का आधार बन गया। ठीक है, और यहाँ की जो प्रशासनिक भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। इसी अवधि में बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हुआ। 15वीं शताब्दी तक बंगाली बोलियों का एक समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा द्वारा एकीकृत हो गया। यह साहित्यिक भाषाएं पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की बोली पर आधारित थी। बंगाली संस्कृत से विकसित हुई और विकास के कई चरणों से गुजरी। ठीक है, ये कौन है भाई? दीपाली कह रही है सर भगवान के लिए बस करो, बच्चों की जान लेंगे क्या? अरे नहीं, ठीक है, बस थोड़ा सा और रह लो, रुक लो। ठीक। आधुनिक बंगाली में जनजातीय भाषाओं, फारसी, यूरोपीय भाषाओं से आए अनेक गैर संस्कृत शब्द शामिल हो गए। देखो, सीधी सी बात है कि भाषा का विकास, जैसे आज आप हिंदी बोलते हैं और आप लोगों में से अधिकांश लोग, अंकित अभी इतने तो मैसेज मत करो, पहले मेरी बातों को सुन लो। आप लोग जब हिंदी बोलते हैं तो आप लोगों में से कम 95% लोग ऐसे होंगे जो हिंदी नहीं बोलते, वो इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं। मतलब हम भी बोलते हैं, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलते हैं। पर हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, हमारे पूर्वज सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते थे या सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोलते थे। ऐसे ही क्या हुआ कि बंगाल पे अंग्रेज गए तो अंग्रेजों ने अपनी भाषा बंगाली पे मिक्स कर दी, अपनी भाषा यहां पर बंगाली पे मिक्स कर दी। तुम लोग ऐसे कमेंट मत करो, मैं कंप्लीट करूंगा क्लास आपकी जो है वो आज 12 बजे कंप्लीट कर दूंगा। 12 से 12:15 के बीच में क्लास कंप्लीट कर दूंगा। सर रात को भी नहीं नींद आई है सर, दिन में भी आप चैन से नहीं सोने दे रहे हैं सर, आप तो बच्चों की जान ले रहे हैं। भाई साहब खतरनाक कमेंट करते हो तुम लोग भी। नहीं, बच्चों की जान नहीं लूंगा प्रॉपर मैं, अभी बस थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ी देर बाद क्लास आपकी ओवर कर दूं। सर भूख लग रही है सर, मैं सच बताऊं मैंने भी खाना नहीं खाया, कसम से मैंने भी खाना नहीं खाया। और बताओ, चुप करो गोविंद कुमार। ठीक है सर, छोड़ दीजिए, आपके चरणों में कोटि प्रमाण, बस थोड़ा सा पैसेंस रखो। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से विकास हुआ। प्रारंभिक बंगाली साहित्य को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी संस्कृत से प्रभावित है, अर्थात जो बंगाली है वो आपकी संस्कृत से प्रभावित है। इसमें संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और वैष्णव भक्ति साहित्य शामिल थे। चैतन्यवाद के जीवन वृत्त भी इसी श्रेणी में शामिल थे। और दूसरी श्रेणी में संस्कृत से स्वतंत्र साहित्य, अर्थात जो बंगाली साहित्य विकसित हुए वो 2 तरह के साहित्य विकसित हुए। एक साहित्य जिस पर संस्कृत का उपयोग किया गया है बंगाली के साथ साथ, और दूसरा साहित्य जिस पर प्योर बंगाली का उपयोग किया गया, संस्कृत का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसमें नाथ साहित्य है जिस पर प्योर बंगाली उपयोग किया गया है। ठीक, आपका मैनामती है जिस पर प्योर बंगाली यूज किया गया है। गोपी चंद्र के गीत हैं, धर्म ठाकुर की पूजा से जुड़ी कथाएं हैं, परी कथाएं, लोक कथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं, इन सभी पे प्योर बंगाली यूज किया गया है। क्लियर हो गई बातें? बोलो यस सर। ठीक, पहली श्रेणी के ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि उनकी अनेक पांडुलिपियां मिली हैं। ये ग्रंथ 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 18वीं शताब्दी के मध्य के बीच लिखे गए हैं, जो पहली श्रेणी के हैं, जो आपके संस्कृत से प्रभावित है। दूसरी श्रेणी का साहित्य जो है वो मौखिक रूप से प्रचलित है। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं पर उसको पूरी रामायण आती। कैसे आती है? क्योंकि सामने 5 बजे मंदिर के प्रांगण में रामायण होती है, वो सुनता रहता है डेली, उसका यही काम है, तो उसको रामायण कंठस्थ होगी, है ना। अब उसे इतिहास पूछ लो तो उसको नहीं पता होगी क्योंकि पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहां पर दूसरा जो बंगाली भाषा में साहित्य विकसित हुए वो मौखिक रूप से प्रचलित हुए। अब चूंकि वो मौखिक रूप से प्रचलित हुए, कोई रिटन एविडेंसेस है नहीं उसका, तो तिथि के बारे में जानकारी यहां पर नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये जो बंगाली साहित्य थे ये पूर्वी बंगाल वाले भाग में बहुत ज्यादा विकसित थे। ठीक है, क्योंकि पूर्वी बंगाल वाला जो भाग था वो ब्राह्मणों के वर्चस्व से कम प्रभावित था, अर्थात वहां पे ब्राह्मण कम थे। अगर ब्राह्मण ज्यादा होंगे
तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर संस्कृत मिक्स होगी, क्योंकि ब्राह्मणों की मुख्य भाषा आपकी संस्कृत थी और पूर्वी बंगाल के अंदर ब्राह्मण कम थे, इसीलिए वहां का जो साहित्य है वो आपका बंगाली में ज्यादा मिलता है। ठीक, तो पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय था जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। क्लियर होगी बातें सभी को? बोलो यस सर। ठीक, अब इसी समय पर क्या होता है कि बंगाल के अंदर मंदिरों का विकास होता है, बंगाल के अंदर मस्जिदों का विकास होता है। ठीक है, तो इस समय आपका मंदिरों और मस्जिदों का भी विकास हुआ। आपकी क्लास में बस 10 मिनट के अंदर छोड़ दूंगा। ठीक, 10 मिनट के अंदर आपकी सारी क्लास मतलब ये क्लास कंप्लीट करके छोड़ दूंगा। खुश हो जाओ अब मत बोलना। 10 मिनट के अंदर ही क्लास छोड़ दूंगा। मुझे पता है कपड़े धोने, आज संडे को बहुत सारे काम भी होते हैं, हमारे पास भी काम होते हैं। साथियों, अब क्या होता है कि कहानी मतलब धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि मुगल्स जो है वो बंगाल के अंदर अपना शासन स्टार्ट कर देते हैं और 16वीं शताब्दी के अंदर 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी के अंदर बंगाल में प्रवास स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। माइग्रेशन कहां से कहां स्टार्ट हो जाता है? माइग्रेशन स्टार्ट होता है कि जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है, जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है, जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते थे वो लोग अब शिफ्ट करने लगे हैं कहां पर? दक्षिण पूर्वी बंगाल की तरफ। ठीक है, आखिरकार लोग दक्षिण पूर्वी बंगाल की तरफ क्यों शिफ्ट करने लगे 16वीं शताब्दी में? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो जमीन है ना, पश्चिम बंगाल की जमीन जो है वो आपकी कम उपजाऊ है, लेस फर्टाइल है, लेस फर्टाइल। ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की जमीन है ये आपकी कम फर्टाइल है और ये जो आपका दक्षिण पूर्वी बंगाल की जमीन है ये कैसी है? ये आपकी फर्टाइल है, फर्टाइल है, उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की जमीन है ये वो जमीन है जो आपका बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, बंगाल की खाड़ी से लगी हुई जमीन है। अब ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल की खाड़ी से लगी हुई जमीन है तो ये जमीन कैसी होगी? दलदली होगी, मार्सी होगी, वन होंगे यहां पर, अर्थात यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, पर यहां पे रिस्क भी है। ठीक, रिस्क क्या है? बाढ़ का खतरा, जनधन की हानि, बाढ़ आएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। पर लोगों ने बोला यार ठीक है यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जमीन उपजाऊ ही नहीं है, तो लोग यहां पर शिफ्ट करने लगे। तो लोग धीरे धीरे आपके जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया वहां से पूर्वी बंगाल की ओर शिफ्ट करने लगे और यहां पर खासतौर पर जो धान की खेती है वो करने लगे, मछुआरे मछली पकड़ने का काम करने लगे, जंगलों को साफ करके झूम खेती करने लगे। और ये सारे लोग कौन थे? ये सारे के सारे लोग आपके जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग थे या फिर ये आपके कृषक थे, जो किसान वर्ग हैं, यानी आपके ट्राइब्स थे या फिर आपके पीजेंट्स थे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके ट्राइब्स थे या फिर आपके ये सारे के सारे पीजेंट्स थे। ठीक, और ऐसा कब हुआ? जब बंगाल के अंदर मुगल वर्चस्व होने लगा, मतलब मुगल्स जो है वो बंगाल के अंदर शासन करने लगे, वहीं से ये सारी चीजें आपकी विकसित हुई। ठीक है, और यही कारण है कि जो मुगलों ने अपनी राजधानी को ढाका बनाया, क्योंकि ढाका पे रहेंगे तो सब जगह कंट्रोल करेंगे। ठीक, और ढाका का जो एरिया था उसके आसपास की जमीन जो थी वो मुगल कर्मचारियों को दे दी गई, उनके जो लोग थे उन लोगों को यहाँ पर दी गई। ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पर देखो इस एरिया पर लोग जाएंगे तो अपनी मतलब की चीजें भी विकसित करेंगे, अर्थात यहाँ पर मस्जिद वगैरह का विकास हुआ, क्योंकि जो बंगाल है, जो पूर्वी बंगाल वाला भाग है, ये आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अब क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम मेजोरिटी पे है, मुस्लिम मेजोरिटी पे है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर क्या बनेंगी? मस्जिद बनेंगी, मॉस्क्यू बनेंगी, मॉस्क्यू यानी मस्जिदों का निर्माण हुआ। ठीक, यही कारण है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहते हुए आपका बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है वो आपका पूर्वी बंगाल होता है उस समय। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होने लगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है ये जब सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर धर्म का विकास भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ की लैंड कैसी है? दक्षिण पूर्वी एरिया की यहाँ की लैंड कैसी है? वन है, दलदली जमीन है, मार्सी लैंड है, मार्सी लैंड है, फॉरेस्ट है। तो एक बात बताओ, यहां का आदमी क्या खाएगा? मछली चावल खाएगा, क्योंकि ये आपका पूरा पूरा नदीय मैदानी क्षेत्र है, रिवराइन प्लेन है, और जो रिवर से चीजें मिलेगी वही तो आदमी खाएगा ना। चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे होंगे पूरी मार्सी लैंड है, चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है इंसान क्या खाएगा? मतलब चावल का उत्पादन करेगा और मछली पकड़ के नदी से लाएगा, आराम से पकाकर खाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर होने लगी। ठीक, पर शुरुआती तौर पर यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल से जो ब्राह्मण लोग थे जो यहां पर धीरे धीरे मूव करने लगे, तो जो ब्राह्मण लोग थे तो ब्राह्मणों को मांस खाने की इजाजत नहीं थी, मतलब क्योंकि धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण व्यक्ति है वो रियल ब्राह्मण वही है जो मांस नहीं खाता है। ठीक है, और मैं भी नहीं खाता हूं मीट और ये सारी चीजें नहीं खाता हूं। ठीक, तो मतलब मैं भी रियल ब्राह्मण हूं, मजाक कर रहा हूं। ठीक है, पर मैं सच में नहीं खाता हूं, मतलब मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूं, 100% प्योर वेजिटेरियन हूं।
ठीक, तो यहां पर शुरुआती तौर पर जो पश्चिम बंगाल से पूर्वी बंगाल की तरफ ब्राह्मण शिफ्ट हुए, तो ये लोग शुरुआती तौर पर मांस नहीं खाते थे, मछली नहीं खाते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, आज अगर देश के अंदर संकट आ जाए और किसी के पास खाद्यान्न के लिए कुछ नहीं होगा, तो आप क्या करो? कुछ तो फिर मतलब यही चीजें तो खाओगे, नॉनवेज ही तो खाओगे। आपके पास वेज का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो नॉनवेज खाओगे, नहीं तो फिर ऊपर चले जाओगे। ठीक, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को हमें मिलती हैं। अब ये नहीं पता चावल के बीज में मछली के, ये सब मुझे नहीं पता। चावल की खेतों पे मछली का बीज डालते हैं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ठीक, तो शुरुआती तौर पर यहां पर जो ब्राह्मण शिफ्ट हुआ, वो ब्राह्मण कैसे था? वो ब्राह्मण आपका नॉन वेजिटेरियन था, पर जब ऑप्शन नहीं मिला तो ये सारे आपके मतलब ये शुरुआती तौर पे जो ब्राह्मण गया तो ये वेजिटेरियन था, बाद में आपका नॉन वेजिटेरियन हो गया। ठीक है, नहीं नहीं, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नॉन वेज नहीं खाया, मैं सच कह रहा हूं। ठीक, ये जो चीजें मैंने आपको बताई सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि किस तरीके से लोग यहां पर विकसित हुए और क्या हुआ, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको यहां पर अंडरलाइन करा देता हूं और चैप्टर आपका ये वाला हो गया एंड। जो भी मतलब जो भी मुस्लिम संत थे उन्हें प्रेम और सम्मान से पीर कहा जाता था और ये अलौकिक शक्तियों से युक्त माने जाते, मतलब जो भी मुस्लिम संत थे वो पीर कहे जाते थे। ठीक, तो नहीं नहीं देखो, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं, जो नहीं खाना चाहिए, जो लोग खाते हैं नॉनवेज तो उनको खाना चाहिए, और जो नहीं खाते उनको नहीं खाना चाहिए। दिक्कत कहां पर है? अगर इस संसार में सारे लोग वेजिटेरियन ही हो जाए तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी भाई, आप इस चीज को समझिए। तो जो लोग खाते हैं उनको खाना चाहिए, ठीक है, और भर भर के खाना चाहिए, और जो नहीं खाते हैं तो नहीं खाना चाहिए। तो इस पे कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए, खाओ भाई, जो लोग खा रहे हैं वो खाओ, और जो नहीं खा रहे हैं उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं हूं, कोई मुझे फोर्स करता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं खाता ही नहीं हूं। सर आपके खाने में क्या चॉइस है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, पीर शब्द में संत, सूफी तथा अन्य धार्मिक व्यक्तित्व शामिल है, इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। बंगाल में पीरों की पूजा अत्यंत लोकप्रिय हो गई, उनके तीर्थ स्थल पूरे बंगाल पे पाए जाने लगे। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में मंदिर निर्माण का व्यापक विस्तार हुआ और यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी तक अपने चरम पर पहुंची। मंदिर और अन्य धार्मिक संरचनाएं प्रायः उन व्यक्तियों और समूहों द्वारा बनाई गई थी जो शक्तिशाली बन गए, मतलब जो राजा लोग थे वो लोग यहाँ पर मंदिर का विकास कराए थे। सर बचपन नहीं, बचपन नहीं खाए भाई साहब, मतलब मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको रियल बताता हूँ कि मेरे घर पे प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ती, घर पे, मतलब जहां का मैं रहने वाला हूँ। पर मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं तो खाता हूँ प्याज लहसुन, ये सारी चीजें खाता हूँ, पर घर पे नहीं बनती। ठीक, इसके बाद यहां पर इनका उद्देश्य क्या था? जो भी मंदिर बनाया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया कि इसका उद्देश्य क्या था मंदिर बनवाने का, कि अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना, अपनी धार्मिकता को घोषित करना। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, ये पॉइंट भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये पॉइंट भी यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, इससे आपका प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इनमें कोलू यानी तेल निकालने वाले, कसारी, घंटी धातु के कारीगर प्रमुख थे और यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने नई आर्थिक अवसर उत्पन्न किए। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया कि मंदिर के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई मैंने आपको। ठीक, और किस तरीके से यहाँ पे ये बंगाल के अंदर और धार्मिक जो चीजें हैं वो किस तरीके से यहाँ पर विकसित हुई, किस तरीके से यहाँ पर बंगाल के अंदर आप देखोगे कि मंदिरों का विकास हुआ, पूजा पाठ स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर में ये सजावट उत्कृष्ट के उच्च स्तर तक पहुंची। भोजन के रूप में मछली, तो मैंने आपको बताया कि भोजन के रूप में मछली क्यों ये लोग खाते थे, ये कारण भी बताया कि पारंपरिक भोजन की आदतें सामान्यतः स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर आधारित होती हैं, अर्थात जो भी आपको मिलेगा वो चीजें आप खाएंगे। ठीक है, बंगाल एक नदीय मैदान है। ठीक, बंगाल एक नदी मैदान है और यहाँ पर चावल और मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये दोनों वस्तुएं गरीब बंगालियों के लिए भोजन में भी प्रमुख स्थान रखती हैं। मछली पकड़ना हमेशा एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है बंगाल के अंदर और बंगाली साहित्य में मछलियों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मंदिरों और बिहार के टेराकोटा पट्टिकाओं में भी मछलियों को साफ करते और बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को सामान्यतः मांसाहारी भोजन खाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, लेकिन स्थानीय भोजन में मछली की लोकप्रियता के कारण यह प्रतिबंध बंगाल के ब्राह्मणों के लिए शिथिल कर दी गई। ठीक, बंगाल के 13वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ बृहधर्म पुराण में स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दे दी गई। ठीक, वहां का लोकल लेवल का, मतलब बंगाल पे एक स्थानीय स्तर का आपका संस्कृत पुराण है जिसका नाम है बृहधर्म पुराण। इस पर आपके बोला गया कि ब्राह्मण लोग जो है वो मछली खा सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, लो भाई चैप्टर हो गया कंप्लीट, इतना ही था इस चैप्टर के अंदर।
टेराकोटा क्या होता है? जो मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है, उसको टेराकोटा कहते हैं। सर आपका घर कहां पर है? मेरा घर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे है। और कोई सवाल किसी का? सर मतलब न्यूट्रल कर दिया कि जो ब्राह्मण खाना चाहे वो खा ले, जो नहीं खाना चाहे ना खा ले। चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। कोई सवाल हो तो फटाफट से पूछ लो, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये पूछ रहे हैं किसी को? नहीं पूछ रहे हैं? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एक शाम में भी क्लास लगवा दूं क्या, बताओ कितने लोग चाहते हैं शाम में भी क्लास लगवा दें? देखो, जिन लोगों का स्कोर कम आ रहा है, मैं फिर से बता दूं कि पहली चीज कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उसका प्रॉपर एक मतलब रिकॉर्ड बनाओ कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं, टॉपिक से क्यों क्वेश्चन गलत हुए हैं। फिर आप उसको रीड करो कि आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्या आपने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इन ऐसे नोट्स बनाओ, मतलब ऐसे रिकॉर्ड बनाओ, फिर यहां पर चेक करो। ये तरीका होता है। शाम में लगवा दूं क्लास? एक चैप्टर और शाम में कंप्लीट कर लेते हैं, कर लेते हैं। मौज ही मौज, फ्री हो जाओगे तुम लोग जल्दी। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम लोग कल फिर मिलेंगे, बात करेंगे इसके आगे की। कल हमारी क्लास 10 बजे होगी, जैसा हमेशा होती रही है, तो कल भी आपकी 10 बजे क्लास होगी। सर सचिन अकेडमी की सारी टीचर्स यूपी से ही है क्या? ऐसा नहीं है, सारे राज्यों से हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।